हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान कक्षा 6 का राजस्थान अध्ययन। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं और सबको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो हमने यहाँ पे हाइलाइटेड नोट्स तैयार किए हुए हैं। शुरुआत सभी करते हैं लेकिन अंत तक कोई कोई पहुँचता है, तो देखते हैं कि आज अपने कितना पढ़ के जाते हैं और कुछ सीख के जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में ही हमारा जो भारत देश है वो विराजमान है। 28 राज्य हैं यहाँ पे हमारे देश में और उसमें टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या उनका संघ है। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप इसको 2 मल्टीप्लाई स्पीड पे देख सकते हैं। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत के लगभग 10.41% पर यह फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है वो 1948 से 56 तक जो एक एकीकरण की प्रक्रिया चली थी तब से बना आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पूरा इंडिया का मैप दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन भी पूछा कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताने। ठीक है, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे दिया कि यहाँ पे पाकिस्तान है वो, लेकिन उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है और उसके दक्षिण पूर्व में कौन है, इसके लिए आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देती हूँ। देखो, ये जो एरिया है ये नॉर्थ में है, तो ऊपर की तरफ पंजाब है, नीचे की तरफ यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे ये साइड कौन सी बनी, तो ये पूर्व साइड बनी। इसी के साथ जो यहाँ पे बिल्कुल नीचे है गुजरात। थोड़ा अगर अपने यहाँ पे पूर्व और दक्षिण वाला एरिया देखें तो ये मध्य प्रदेश है और ये तो राज्य नहीं है, ये पूरा देश है अंतर्राष्ट्रीय, तो ये पाकिस्तान को उस एरिया में रखा हुआ। बात करते हैं आगे। कुछ यहाँ पे बीच में क्वेश्चंस ये पूछे हुए हैं कि सभी जिलों की सूची बनाओ और उत्तर पूर्व, अगर आपने अच्छे से सुना है तो आपको ये याद हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो आपको ये कहूँगी कि अभी रिसेंटली कंप्यूटर का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें यहीं से क्वेश्चन आया था, तो आप ये ध्यान रखना कि 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 3 मिनट पे कौन कौन है। ठीक है, तो 30 डिग्री पे है गंगानगर और 23 डिग्री पे है बांसवाड़ा। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 3,42,239 है। आप कोई भी काम करते करते भी वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि लिख के रखते हैं तो वो लिखे ही रह जाते हैं। उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर है हमारा जो राजस्थान है और 869 है जब हम पूर्व से पश्चिम तक जाते हैं। तो अब जिले व संभाग की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 33 जिले हैं और इसकी जो स्थिति और अगर नाम की अगर अपने बात करें मानचित्र की, तो यहाँ पे जैसलमेर जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर जो जिले हैं वो क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। पूर्वी राजस्थान में वो कह रहे हैं कि धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और इसीलिए राज्य का सबसे पहला सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो यहीं होता है। राज्य में टोटल कितने ज़िले हैं, ये 2019 की बुक है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग 33 ज़िले हैं और 7 संभाग हैं, तो अब तक भी वही चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। जयपुर जिला, अब देखो यहाँ पे कुछ ट्रिक से याद करेंगे तभी फ़ायदा होता है ना। तो जयपुर, पहले तो ये याद आपको रखना है कि संभाग कौन कौन से हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर। अब जयपुर को याद करने का तरीका जयपुर, दोसी, अंजू, यानी कि जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। जोधपुर को याद रखने का तरीका जोधपुर, जाजे, बांसवाड़ा, यानी कि जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। उसके बाद है बीकानेर। तो बीकानेर तो हमें वैसे ही याद है, तो इसके लिए कोई बनी नहीं ज़्यादा अच्छी ट्रिक। तो इसमें होता क्या है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू इसके साथ होता है। अजमेर, अजमेर के लिए क्या है, अभिना टोंक, यानी कि अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। कोटा के लिए कौन, बाबू झाड़ा, यानी कि कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। उदयपुर के लिए उदय प्रताप, रांची, डूबा, यानी कि उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूबा यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर लास्ट संभाग बचता है भरतपुर। तो भरतपुर क्या है, भरतध्वज करली, यानी कि भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करली से करौली। तो ये आपको इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे। मेन मुद्दा है याद करना, तो वो आपको करना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन कि आपका ज़िला कौन से संभाग में आता है, तो ये आप वीडियो पॉज करके ज़रा सा सोचिए, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, क्योंकि क्या पता यहीं से एक क्वेश्चन आ जाए। अब पढ़ते हैं पड़ोसी राज्य। तो 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। जो कुल स्थलीय सीमा है राजस्थान की वो है 5920 किलोमीटर। राजस्थान के सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन है? मध्य प्रदेश। अगर आप मानचित्र देखेंगे तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है? पंजाब। अगर आपको पता है कि ये सीमा कितनी कितनी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किस देश से मिलती है? तो एक ही देश है अपना, वो है पाकिस्तान। तो उस वही एक देश है जो अपने राजस्थान से इसकी सीमा मिल रही है ना। और ये कितनी मिलती है? 1070 किलोमीटर लंबी है। इसका नाम जो है वो रेड क्लिफ रेखा है। जब आज़ादी हुई थी तब 1947 में रेड क्लिफ नाम के एक जो वहाँ पे पर्सन था उसने, क्योंकि ये सब कुछ लॉर्ड था ना, वो कर्नल्स होते थे, तो तब ये नाम इसी के नाम पे रख दिया, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। आगे अभ्यास करो वाला कुछ क्वेश्चन है। आप मेरे आंसर्स मत देखना, ये तो मैंने खुद से पंगे लिए थे। आप अपना देखना कि आपका आंसर कितना सही है। पंजाब के साथ कौन सीमा बनाता है? अब ये सही है या गलत है ये आपने बताना। गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ तो ये जयपुर, अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू। उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर और धौलपुर। मध्य प्रदेश में 10 जिले हैं, ठीक है। धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, बारां, झालावाड़ है, कोटा, भीलवाड़ा और ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक। और गुजरात तो बाबा जासी उड़ू। ये अब आपने बताना है कि बाबा जासी उड़ू की फुल फॉर्म क्या है, इतना तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब बस चैप्टर के लास्ट पे हम पहुंच गए हैं। एकीकरण का मतलब क्या है? सबको मिलाकर रखना। संभाग सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह। केंद्र शासित प्रदेश क्या है? भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है। अब यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न है। मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप पहले, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है, चाहे आप ऑडियो बंद करके एक बार इसको गो थ्रू हो जाओ और फिर इस क्वेश्चंस के आंसर देखना आपको आते हैं या नहीं। तो ये आज का आपका होमवर्क है। क्या क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये बताना है आपको। राजस्थान के कुल कितने जिले हैं ये बताने। जो रेड क्लिफ रेखा है ये है क्या एक्चुअल में और ये कब बनी थी। यहाँ क्वेश्चन देखो, क्योंकि थ्योरी बेस्ड है तो इसको आपको खुद से एमसीक्यू में कन्वर्ट करना है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, ठीक, और कितने संभाग हैं उनके नाम बताने हैं आपको, और स्थिति और विस्तार जो आपने। चलिए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कक्षा 6 में हमने चैप्टर 1 कर लिया था और चैप्टर 2 का नाम है राजस्थान का इतिहास। हमने ये हाईलाइटेड नोट्स आपके लिए तैयार किए हुए हैं। जस्ट ज़रूरत है तो आपके पढ़ने की। अब ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि राजस्थान का इतिहास कहाँ से इन्होंने शुरू किया है इस बुक में। देखिए यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई है, चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली, यानी कि आपको याद रखना है भाटोली कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि जो चित्तौड़गढ़ है उसको मेवाड़ कहते हैं, ठीक है। तो हम वो क्यों कहते हैं, तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है। और जोधपुर को क्या कहते हैं? मारवाड़। ये आपको याद रखना है। वैसे मारवाड़ में और भी बहुत आते हैं जिले, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, वरना आगे आपको पता लग ही जाएगा आने वाली वीडियोज़ में। तो यहाँ पे मेन लाइन थी कि प्राचीन काल में जो अपना राजस्थान था वो बहुत सारे जनपद और अंचलों में विभक्त था, ठीक है। यानी कि ऐसे जैसे अभी यहाँ पे जनपद और अंचल हैं, अभी यहाँ पे अपने क्या यूज़ करते हैं, तो हमारे पास होते हैं जैसे राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, लेकिन यहाँ पे क्या थे? अंचल थे, ठीक है। जैसे जो जो जातियाँ इनको मिलती रही तो वैसे वैसे यहाँ पे इनको अंचल मिलते रहे। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मैप बना के दिखाया है। ये महाकाव्य कालीन राजस्थान जो था उसका मैप इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है आपके सामने। यहाँ है जांगल, मरुकांतर, मत्स्य, शूरसेन। ये इन्होंने कहा है कि ये इस प्रदेश में है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जांगल जो है वो उत्तर में है, या 4 ऑप्शन दे दे, मैं बता दें कि कौन उत्तर में है, कौन पश्चिम पूर्व में है ना, तो आपको यहाँ पे आंसर देना होगा। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट पेज इसका कि मरु प्रदेश। अब मरु प्रदेश क्या है? मरु प्रदेश आर्यों ने प्रारंभ किया था, ठीक है। और ये अब कहाँ पे है? बीकानेर, गंगानगर, चूरू, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर आप सिर्फ ये सुन रहे हैं काम करते हुए, तो मरु प्रदेश जो है वो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग में है, ठीक है। कालांतर में इसके कुछ क्षेत्र जो है उसमें ये विस्तार था। कौन कौन सा? कुरु, मुद्र, जांगल,
ठीक है। अब जांगल क्या है, तो जांगल जो है वो अब वर्तमान में बीकानेर, नागौर और जोधपुर में है। इसकी इसकी राजधानी थी पहले के ज़माने में वो अहिछत्रपुर थी, ठीक है, जिसका सामान्य वर्तमान जो है वो नागौर, ऐसा लगता है कि नागौर ही था वो, ठीक है। पौराणिक आख्यानों में ये ऐसा कहा जाता है कि यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय यहाँ से गुजरे थे। तो किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो उसको हाईलाइट यहाँ पे किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मत्स्य। तो ये जनपद क्या था, ये ऋग्वेद में इसका थोड़ा सा आपको मिलेगा कुछ ना कुछ उल्लेख। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर और बैराट, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, हालांकि एक ही चीज़ है पर आपको दोनों याद रखने हैं। ये जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था, इसीलिए देखो मत्स्य का मतलब मध्य है, कहाँ कहाँ, अलवर और जयपुर के मध्य है, तो करके इसका नाम जो है वो मत्स्य पड़ा। अब इस स्थान का वर्णन किसने किया है, चीनी यात्री युआन शियांग ने, इसको हिवान सेंग भी कह देते। तो इसका नाम आ जाता है कि किस जनपद का उल्लेख किया, तो चीनी यात्री ने, और उसका नाम क्या था, तो युआन शियांग ने मत्स्य जनपद का उल्लेख किया है, ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये मौर्यकालीन जो राजस्थान है उसमें था। अब इसका जो मैप है वो कुछ इस तरह से कि योध्या जो है वो ऊपर, बिल्कुल आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ साइड है, अर्जुनायन बिल्कुल इधर पूर्व की तरफ, ईस्ट कह देते हैं, और जस्ट नीचे यहाँ पे मालव, और फिर बिल्कुल लास्ट दक्षिण में क्या है, शिवी। तो ये मौर्योत्तरकालीन राजस्थान है। जब हम खुद पढ़ते हैं ना तो इतना नहीं अपने को पता लगता, हम कभी कभी ये पिक्चर्स वगैरह छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम शूरसेन की तरफ। तो शूरसेन जी क्या है, भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो ज़्यादातर भाग है, जो आपने पढ़ा था ना भरतध्वज करली, तो बस उसमें से स हटा दिया, भरतपुर, धौलपुर और करौली, तो ये वाला भाग शूरसेन वाला भाग है। और इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। अब मेरे को बताओगे, अहिछत्रपुर इससे पहले जो आया विराटनगर, वो किसकी राजधानी थी, बिना ऊपर देखे, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में। सो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्या था, यूनानी लेखकों ने सिकंदर का जब उल्लेख किया था ना, तब उन्होंने शूरसेन, तब वहाँ से वर्ड आया। और बयाना प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होती है, तारीफ करना, तो उसमें भी इस राजवंश का नाम मिलता है, ठीक है। तब पहले के ज़माने में क्या थी, कुछ टक और पंजाब की राजधानियाँ थी जो स्वतंत्रता को सुरक्षित जिन्होंने करवाया था, तो वो शूरसेन इसी साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध हुए। और इसमें भी कुछ जातियाँ थी, और वो जातियाँ कौन कौन सी थी, मालव, शिवी, अर्जुनायन, ये सारी जातियाँ इसी की मानी जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं शिवी। तो आधुनिक जो उदयपुर है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये बोलेगा कि उदयपुर का कौन कौन सा लेना भाग, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, यानी कि कौन सा नहीं लेना आपको, दक्षिण, ठीक है, वो भी उसका संभागीय प्रदेश, ठीक है। शिवी जाति ने आधिपत्य किया हुआ था, ठीक है। और जो इसकी राजधानी थी वो उस टाइम मध्यमिका थी। इसके अवशेष का मिलते हैं चित्तौड़गढ़ के पास, एक नगरी नामक गांव है। तो ऐसे क्वेश्चन आया था एक बार कि बताओ नगरी इनमें से कहाँ का गांव है, तो आपको याद होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़, एक नगर नाम अलग है और नगरी नाम अलग है, ठीक है। तो नगर टोंक में हमें भी। अब यहाँ पे इसी में बोल रहा है कि इस भूभाग को ही क्या कहते हैं, मेवाड़ वाले भाग को मेदपाट कहते हैं, और वैसे जो भाग होते हैं उसको प्रागवाटी कहते हैं। अगला लेते हैं अर्जुनायन। तो अर्जुनायन में इन्होंने कहा कि भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, हमेशा ही उनकी क्या हो जाती थी, विजय होती रहती थी, ठीक है। तो अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर शत्रुओं को परास्त कर लिया था। अब शत्रु क्या होते हैं ये अब आप वीडियो के बिल्कुल लास्ट में समझेंगे, वहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं। मालवों की शक्ति का केंद्र क्या था, जयपुर था। तो अगर पूछे कि मालव कहाँ से थे, तो जयपुर, अर्जुनायन, भरतपुर, अलवर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ही क्या कहते हैं, वर्तमान में टोंक कहते हैं। अजमेर, टोंक और जो मेवाड़ का जो क्षेत्र था वहाँ पे ये मालव फैले हुए हैं। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो मालव के अंतर्गत ही आता है। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा है, यानी कि आपको याद रखना है यूप अभिलेख कहाँ पे, नानसा, और नानसा कहाँ पे, भीलवाड़ा में। ये चैप्टर में ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको नौकरी लेनी है तो ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अब तक देख रहे हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी नौकरी ज़रूर लगेगी। आगे बढ़ते हैं योध्या। योध्या क्या है, राजस्थान के उत्तरी भाग का योध्या भी एक जो शक्तिशाली कबीला था, ठीक है। 5वीं सदी में क्या था, हूण ने आक्रमण कर दिया था इस पे, और बृहद जो संहिता नामक ग्रंथ है उसमें ये बताया है कि कैसे विचारों का पतन हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मेवाड़, बागड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाद, मेवात, ये जो सारे हैं ये बाद में इसी में से निकले, ठीक। नेक्स्ट है मेवाड़। अब मेवाड़ जो है बहुत बार आपने नाम सुना होगा, ये शिवी जनपद वाला क्षेत्र है। तो अब याद करो कि शिवी जनपद था क्या,
ठीक है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बताता है कि आपने जो पिछला सुना है उसमें से आपको कितना याद है, एक नाम दो नाम। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का जो इलाका है ना, इसी के साथ राजसमंद, भीलवाड़ा, ये सारे क्या हैं, मेवाड़ हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। मेवाड़ कौन सा है, अभी अभी मैंने आपको बताया, जल्दी से आप काउंट करो कि अभी कौन से नाम थे। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, अब ये है क्या, राजस्थान के जो निर्माण हुआ ना, तो वहाँ पे गुहिल सिसोदिया वंश इसी कैटेगरी में आया था। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चामड़, उदयपुर आदि, ये सारी यहाँ पे राजधानी रही है। मतलब कभी किसी की तो एक एक होती थी, यहाँ तो बहुत सारी रही हैं। और यहाँ की जो बोली है वो कौन सी है, मेवाड़ है। तो मेवाड़ है तो मेवाड़ी की इसकी बोली होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वागड़। तो वागड़ क्या है, राजस्थान में 2 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। वागड़ के नाम से कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वैसे तो पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर, कन्नड़ा ये भी थे, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ना, वो बड़े फेमस थे, ठीक है। इसीलिए इनकी बोली क्या गई, वागड़ी। नेक्स्ट है मारवाड़। मरु प्रदेश का ही कालांतर मारवाड़ कहलाया। अब याद करो मरु क्या था, ठीक है। 7वीं शताब्दी में मंडोर। अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि मंडोर कहाँ है, जोधपुर। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, आपको याद हो जाएगा, आपकी कैपेबिलिटीज़ पे आपको यकीन रखना है। गुर्जर प्रतिहारों ने यहाँ पे शासन किया था। अब ये बताओ, गुहिल सिसोदिया जो वंश इससे पहले नाम आया था, वो उन्होंने कहाँ शासन किया था। देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या था, राठौड़ वंश का आधिपत्य था। नेक्स्ट आता है हड़ौती। तो हड़ौती जो है ना, वो कौन सा क्षेत्र होता है, जो बूंदी और कोटा वाला जो क्षेत्र है वही हड़ौती होता है, ठीक है। बूंदा जो मीणा एक जाति थी, उसी के बूंदा कैटेगरी से आया है। उससे पहले हम ये देख ही लेते हैं। यहाँ देखो आपको डिफरेंट अगेन सारी ये दे रखी हैं कि कहाँ पे क्या था, माड़ कहाँ, मारवाड़ कहाँ, शेखावटी, मेवात, ढूंढात, मेवाड़, हाड़ौती और वागड़। तो ये आपको देख ही लेना है। जो मिडिल वाला एरिया है, अगर अपने यहाँ से बात करें, पश्चिम में मारवाड़ और इसके बिल्कुल पूर्व में ये शेखावती, मेवात, ढूंढात और दक्षिण में हाड़ौती, मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र आता है। ये सारे इनके अंचल हैं। अब जो अभी अपने पढ़ रहे थे, मीणा जाति के ही बूंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ, और क्योंकि चौहान वंश की हाड़ा शाखा थी तो यहाँ पे हड़ौती बन गया, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जो भाषा है वो भी कौन सी बोली जाती है, हड़ौती। तो ये अपने किसकी बात कर रहे हैं, हड़ौती प्रदेश की। नेक्स्ट है ढूंढाड़। अब ढूंढाड़ क्या है, ये जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है। राजपूतों ने यहाँ पे ज़्यादातर शासन किया है मीणों और बड़ गुर्जरों पर, और इस क्षेत्र की जो भाषा है वो क्या है, ढूंढानी है। नेक्स्ट इज मेवात। अलवर, भरतपुर, ये दोनों का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, मेवात। यहाँ पे क्या था, हसन खान जो मेवाती था ना, वो इसका बड़ा फेमस नायक था। इसने क्या किया था, राणा सांगा की ओर से खानवा का युद्ध लड़ा था, और किसके विरुद्ध लड़ा था, बाबर के विरुद्ध, और ये मर भी गया था। अब इसके अलावा कुछ ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला पेज तो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा, आपको इसको ध्यान से पॉज करके समझना है, याद करना है, तभी आगे बढ़ना। अगर आप अब तक हो, अभी देख रहे हो अब तक, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसलमेर को माड़ियावल का क्षेत्र कहते हैं। जोधपुर का दक्षिण भाग क्या है, गुजरता है। पूछ लेते हैं कि गुजरता कौन से का दक्षिण भाग है ना, और आपको ये 3-4 नाम दे दिया। या जोधपुर का कौन सा भाग गुजरता कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भाग कहलाता है। इस तरह से वो कई क्वेश्चंस में आपको फंसा सकते हैं। प्रतापगढ़ की कांठल की गंगा आपने सुना होगा, ये बड़ा फेमस है प्रतापगढ़ के बारे में। तो ये प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं। झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र जो है शेखावटी। तो अगर कोई पूछे शेखावटी में क्या आता है, तो चूरू, झुंझुनू और सीकर वाला होगा, और मान लो गंगानगर साथ दे देते तो वो नहीं होगा। ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे मेरवाड़ा कहलाता है। अब यहाँ पे वेशभूषा और बोलियों की कुछ बात की थी जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि अंचल का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। उन्हें बात की ना, जनपद, अंचल। ऋग्वेद जो है एक बहुत ज़्यादा पुराना ग्रंथ है, और क्षत्रप क्या होता है, प्रांत का मुखिया है या राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु ये प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 2। इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न है, और हर बार की तरह ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, या अभी आप कर देते तो वेरी गुड, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, स्टार्टिंग से ही भाग जाते हैं या उनके घर वाले बुला लेते हैं। अगर आप अब तक हैं तो ये तो आपके लिए क्लैपिंग बनती है। चलो, अब मत्स्य जनपद की राजधानी थी, कहाँ की थी, मथुरा, आहे, छत्रपुर, विराटगढ़ या बागोर, जल्दी से बताओ। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, हड़ौती, जंगल या मरु मेवात, जल्दी से। अब आप बोलोगे मैम आप बताओ, अरे आपने खुद
की नौकरी लगवानी है, किसी की नहीं लगवानी है ना। तो प्लीज़ जल्दी से आप आंसर करते रहो। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र डैश के नाम से जाना जाता है। अगर मैं नहीं बताऊंगी ना तो आप ये वापस से कहीं ना कहीं से सर्च करोगे, फिर आपको वो चीज़ याद रहेगी। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती, हम वो भूल जाते हैं। तो अब ये याद रखो और जल्दी से बताओ कि महाभारत काल में कौन से 2 जनपद थे। शिखावटी कौन से जिले होते हैं। हसन खान मेवाती किस अंचल जनपद का था। और लघुतरात्मक में इनके क्वेश्चन लघुतरात्मक, लेकिन हमसे तो एमसीक्यू में किसी भी पूछ सकते हैं ना। तो 5वीं सदी के बाद अब देखो यहाँ पे सदी आ गई, तो वो कौन कौन सी समाप्त होगी और 3 जनपद या अंचल के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 3, वो भी हाईलाइटेड है। बस देर है तो आपके पढ़ने की और एग्जाम जी चैनल को सब्सक्राइब करने की। चैनल नया है इसलिए मैं कहती रहती हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी वीडियोज़ को शेयर करें हर एक ग्रुप में, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो आपको भी रहता है। अब हम बात करने वाले हैं इतिहास की। तो पुरातात्विक और साहित्यिक ये 2 ही स्रोत होते हैं जिससे हम इतिहास को जानते हैं। बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की, तो ये इन स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ ये उत्खनन से प्राप्त होते हैं। अब अभिलेख क्या है? अभिलेख में भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शिलालेख, जो कि पत्थर की पट्टिकाओं पे लिखते हैं, ठीक है। और पाषाण शिला यानी कि जो पत्थर के बड़े खंडों से बनाते हैं। गुफा की दीवार, मूर्ति, ये सब पे अभिलेख यानी कि कुछ ना कुछ वो लिखते थे अपनी लैंग्वेज में। अभिलेखों की ज़रूरत क्या थी? तो प्रशंसा के लिए जो भी अभिलेख लिखते थे उसका नाम क्या होता था? प्रशस्ति होता था। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी लाइन स्टार्ट हो रही है कि अभिलेख हैं कौन से। आपको नाम दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये सभ्यता है या कोई अंचल है या नगर है या अभिलेख है। तो आपको पता हो कि नगरी, कंसवा, घटियाला, किराड़ू, नांदसा, बरनाला, सामोली, ये सारे हैं अभिलेख या शिलालेख हैं, ठीक है। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली घटियाला जो है वो प्रतिहारों के बारे में बताता था, और बिजोलिया का जो शिलालेख है वो चौहानों के बारे में बताता था। चीरवा का जो शिलालेख है वो रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो 3 यहाँ पे अभिलेख जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। घटियाला प्रतिहार, बिजोलिया जो है वो चौहानों की, और चीरवा जो है वो शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। अब यहाँ पे आपको कुछ स्मारक दिखेंगे। अब स्मारक होते क्या हैं? तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्मारक है, जैसे दुर्ग वगैरह थे ना, वो स्मारक थे, जैसे चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़ और कुंभलगढ़ के। इनके अलावा भी मठ, स्तूप और मंदिर ये सब कुछ फेमस होता है, ठीक है। कुछ धार्मिक उपासनाओं के लिए ये फेमस है। अब कुछ सिक्के ये बता रहे हैं, तो सिक्कों में भी ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थे वो आहट, रेड, बेराट, रंगमहल, सांबर, सुखानिया, इन सब से मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। ये आहट, रेड, बेराट, सुखानिया, सांबर, यहाँ से क्या है? सिक्के मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, जिससे हमें किनका पता लगा? क्षत्रप, मालव, चौहान और गोहिल, ये 4 वंशों का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें पता लगा कि इनके ज़माने में वो सिक्के चलते थे। फिर बर्तन और कलाकृतियाँ भी मिली हैं। ये सब पुरातात्विक में ही हम अब तक पढ़ रहे हैं। अब बर्तन जो थी वो ऐसी हैं, जो कलाकृतियाँ जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि उनको उतने साल पहले भी पता था कि इस तरह से कोई शेप बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे मृदभान यानी कि सिंपल बर्तनों को ही कहा है। रकाबिया, धूप पात्र, दीपक, ये सारे इसमें आते हैं। अब इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली क्या है? गणेश्वर, नीम का थाना, ये कहाँ पे पाया जाता है? सीकर में। और यहाँ किसके अवशेष मिले? तो तांबा होता है ना, उसकी संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जोधपुरा, अब देखो ये अभी रिसेंटली जो कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हुआ है तो उसमें भी जोधपुरा के बारे में बताया। अक्सर बच्चे धोखा खा जाते हैं कि जोधपुर होगा, नहीं, जोधपुरा जो है वो जयपुर में है। और गणेश्वर नीम का थाना कहाँ है? सीकर में है। कई बार सिर्फ नीम का थाना भी पूछ लेते हैं। नौ सभ्यता कहाँ पे है? तो ये भरतपुर में। और यहाँ से कैसे बर्तन मिले? काले और लाल बर्तन मिले, ठीक है। आहड़ और गिलुंड के प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल, ये सब हम देख सकते हैं। तो आपको ये 4-5 नाम जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ताम्रपत्र की। तो ताम्रपत्र क्या है? तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाया हुआ है, तांबे पर इन्होंने कलाकृति बनाई। पुरातात्विक स्रोतों के बाद हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। तो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब जब वो फिनिश होने को थी, जानक ने क्या बनाया था? पृथ्वीराज विजय। और उसमें क्या बताया उन्होंने? चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किया, ठीक है। तो किस शताब्दी की बात हो रही है? 12वीं की। किसने बनाया? जानक ने। क्या बनाया? पृथ्वीराज विजय। और किसकी उपलब्धियां बताई? तो चौहानों की। नयनचंद सूर्य ने क्या बनाया? हमीर महाकाव्य, ये भी चौहानों का। और इसमें स्पेसिफिकली क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय के बारे में इन्होंने बताया।
तो क्वेश्चन दे सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो रणथंभौर विजय है वो किस में आपको पता लगता है। तो पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, या कई बार ये नाम उल्टे सीधे कर देते हैं, है ना। तो आपको पता हो कि नयनचंद सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा जिसमें अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर विजय के बारे में बताया गया। उसके बाद बात करेंगे पृथ्वीराज रासो की। तो ये आप बताएंगे, ये नाम बहुत बार आपने सुना हुआ है, पृथ्वीराज रासो। अचलदास खींची की वचनिका, वचनिका जो है वो दो जनों ने लिखी, एक तो अचलदास खींची ने और दूसरी खिड़िया जग्गा ने। पद्म नाम ने क्या लिखा, कानड़ ने लिखा। और बीकानेर के जो दलपत सिंह हैं उन्होंने क्या लिखा, दलपत विलास। तो दलपत विलास कहाँ ने किसने लिखा, तो दलपत सिंह ने। और कहाँ के थे, तो बीकानेर के थे। अब ये ऊपर चंद बदाई किसी क्वेश्चन का आंसर है, वो आप देख लेना कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट है ख्यात। तो ख्यात कौन कौन से फेमस है, नैनसिरी, बांकीदासरी, दयालदासरी और जोधपुर राज्य की ख्यातें। तो यही मैं कह रही थी कि मान लो कि ख्यातों के साथ आपको कोई सभ्यता या कुछ और नाम दे दे तो आपको एटलीस्ट पता हो कि ये जो नाम है वो सारे किसके हैं, ख्यात के हैं, ठीक है। अब ख्यात होता क्या है, तो ख्यात क्या होता है, किसी की जब अपने वर्णन आप बोल सकते हो कि किसी साहित्यिक प्रसिद्धि का किसी में वर्णन करना हो, ठीक है। फारसी उर्दू में तो ये बहुत सारे मिलते हैं। कर्नल जेम्स टॉड, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या लिखा, 2 बुक्स लिखी थी। पहली एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, पूरा राजस्थान के बारे में, और दूसरा पश्चिमी भारत की यात्रा। तो पश्चिमी भारत यानी कि राजस्थान वाला एरिया। और इसी के साथ ये बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्र जो हैं उन्होंने वंश भास्कर लिखी। तो आप ये याद रख लेना कि जो बूंदी है हम उसको मिक्स करके खाते हैं, मिश्रण बना के, ठीक है। और अकेले तो खाएंगे नहीं, पूरा वंश खाएगा। कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद, श्यामल दास का क्या है, जो श्याम है वो वीर है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने क्या बनाया, मारवाड़ राज्य का इतिहास बनाया। रेऊ जी ने मारवाड़ राज्य का इतिहास। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये बहुत फेमस है, और इन्होंने क्या किया, उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सब के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय किए हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा एक क्विज ले आते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे जो नाम लिया मैंने अभी, कर्नल जेम्स टॉड, उनकी कौन सी 2 बुक्स अभी अभी आपने सुनी। देखो आपको जो भी याद है वो देखिए कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, अभी आपने कितना सुना और समझा, या इधर उधर ख्यालों में थे आप। महाउपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये तो बिल्कुल रिसेंट अभी बताया। और कविराज श्यामल दास के बारे में भी मैंने एक चीज़ बताई। तो अगर नहीं भी याद तो आप पहले ये वापस से रिव्यू कर लीजिए वीडियो को, क्योंकि एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। शब्दावली पे आते हैं तो अभिलेख क्या है, ताम्रपत्र पत्थर आदि पर जो खुदा हुआ लेख होता है उसी को क्या कहते हैं, अभिलेख। उत्खनन क्या मतलब क्या होता है, खुदाई करना। मृद भांड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं। अब यहाँ पे कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको देखना है कि वंश भास्कर के लेखक कौन है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं, शिलालेख रावल समर सिंह के युग वाला किसमें वर्णन है, कोई 3 दुर्गों के नाम पुरातात्विक, और मुद्रा कहाँ पे मिली है ना, ये सभी खुद से आपने क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद हम चैप्टर 4 करेंगे। अगर आपने अब तक ये वीडियो को देखा है तो मतलब निश्चित ही आपकी जीत पक्की है, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसी और काम में उलझ जाते हैं। थैंक यू सो मच आएगी, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका टाइम हमारे लिए। तो नेम क्या है चैप्टर 4 का, चैप्टर 4 है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। प्राचीन सभ्यता स्थलों की जो शुरुआत है वो प्रारंभिक युग इनका कौन सा था, प्रस्तर युग था। ऊपर जो है वो सिर्फ इन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसमें से क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आपका समय बचाने के लिए हम सीधा ही हाईलाइटेड पॉइंट्स पे जाएंगे। अब ये प्रस्तर युग से जो इनके बाद इन्होंने क्या किया, कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। अब अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो प्रस्तर युग के जो उपकरण है वो मुख्यतः कहाँ मिले आपको, बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल। ये 4 नदियाँ याद रखनी है, कौन कौन सी, बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल। ये नदी घाटियों पर इनके जो प्रस्तर युग है वो आपको देखने में मिला, और उसमें भी क्या, कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा उपकरण। अब प्रस्तर के बाद फिर युग आया कौन सा, तो प्रस्तर के बाद जस्ट बाद आया ताम्र, कांस्य का, और उसी के बाद आया लोहे का। ठीक है, वैसे तो तांबे का ही माना जाता है, लेकिन उसमें मिक्सचर था कांसा, तो भी यहाँ पे नाम दे दिया जाता है। अब धातुओं में अगर कोई पूछ ले कि धातुओं में सबसे पहले किसका यूज़ हुआ, तो वो तांबा था, क्योंकि प्रस्तर आपको पता है पत्थर होता है, पत्थर कोई भी मेटल नहीं होता। तो सबसे पहले अगर धातुओं में किसका उपयोग हुआ, तो तांबे का। फिर अब ये तांबा मिला कहाँ, ताम्र सभ्यता है कहाँ, तो कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, ये सारे क्षेत्रों में क्या है,
ये सभ्यता मिली है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता के अवशेष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजस्थान का यहाँ पे आपको मैप देखने को मिलेगा। जो राजस्थान है उसमें बिल्कुल ऊपर होता है हनुमानगढ़, ठीक है। उसी में कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, बड़ा पोल, ये सारे हनुमानगढ़ में देखने को मिले। बीकानेर में आपको सोथी। अभी आपको लग रहा होगा अरे ये कैसे याद रखेंगे, लेकिन ये सारा क्वेश्चन अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसमें आप अभी जाके 18 जून वाला एग्ज़ाम देखिए। उसमें क्या है कि सेम क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए इनमें से कौन मैच नहीं करता। 4 ऑप्शन दे दिए, यानी कि 3 पता होंगे तभी चौथा गलत होगा ना, तो याद रखना है आपको। उसमें ये भी एक ऑप्शन था झुंझुनू सुनारी वाला, तो याद रखना है झुंझुनू में सुनारी है। सीकर अभी अपने नीम का थाना पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में, तो वह गणेश्वर है। और इसी के साथ अलवर में बैराट, भरतपुर में दर, टोंक में रेड और नगर। ऐसे ही बागोर जो है वो भीलवाड़ा में है, और बाड़मेर में तिलवाड़ा है। गिलून जो है वो सभ्यता आपको राजसमंद में मिल जाएगी। उदयपुर में आहड़ है, और चित्तौड़गढ़ में जो है वो नगरी। ये थी राजस्थान की कुछ सभ्यता। अब बात करेंगे कालीबंगा की। तो कालीबंगा क्या है, द्वेषजती और सरस्वती नदी जो है ना, उसको इन्होंने जो पुराविद थे अमलानंद घोष, ये नाम आपको याद रखना है। अमलानंद घोष ने ना यहाँ पे टोटल 24 पुरास्थल की खोज की है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें कुछ कहते हैं। अब हनुमानगढ़ जिले में है, पहले तो ये याद रखना है। और किसके किनारे, घग्गर नदी के किनारे ये कालीबंगा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बंगा होती है जो अपने हाथ में चूड़ियाँ डालते हैं, और काली यहाँ पे ब्लैक कलर से भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब अमलानंद घोष जी के बाद बीबी थापर, डॉक्टर बीबी थापर, बीबी लाल और बीके थापर, इन्होंने भी यहाँ पे खुदाई की। और सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का यहाँ पे एक नगर भी मिला है, जिसमें क्या है, मकान की ईंटों का प्रयोग है। यानी कि सोचो इतनी पुरानी में भी मकान की ईंटों का प्रयोग है। तो यहाँ पे 4-5 बड़े कुछ मकान और उसमें कुछ छोटे भी मकान मिले। तो उनको ये पता था, यानी कि कालीबंगा में, कि कैसे ईंटों की नालियाँ बनती हैं, ठीक है। और कुछ उनके चबूतरे पे अग्निकुंड की वेदिकाएं भी मिली हैं, यानी कि वो पाठ पूजा भी करते थे। दूसरे टीले का जब इन्होंने उत्खनन किया तो ये इनको लगा कि ये जो सिंधु और सरस्वती सभ्यता है ना, उससे बहुत ज़्यादा मैच करती थी कालीबंगा, ठीक है। नगर की प्राचीर, जो नगर की जैसे बाहर वाली ऐसी लाइन होती है, वहाँ पे इनको खेती बाड़ी के भी दर्शन हुए, यानी कि कृषि भी इनको आती थी उस ज़माने में भी। खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता में मिले, तो कालीबंगा आपको पता हो। तांबे के बैल, कांसे के दर्पण और हाथी दांत का जो कंगा है वो बहुत फेमस है यहाँ पे। मिट्टी के बर्तन मिले, कांच की मणियाँ, ये सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद है यहाँ पे आहड़ या फिर अघाटपुर, ये दोनों ही नाम इसी के हैं। ये उदयपुर के पूर्व में जो आहड़ बेड़च नदी है उसके किनारे में ये टीले मिले हैं। इसी को धूलकोट भी कहते हैं। ये जो बस्ती है और वो पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी, और ऐसा लगता था कि औजारों के निर्माण के लिए बनी, ठीक है। और घाटपुर का जो नाम है वो 10वीं-11वीं की जो शताब्दी है उसके बाद ये माना जाता है। तो अपने तो 19-20वीं शताब्दी में, सोचो कितनी पुरानी बात है। इन यहाँ की फेमस बात क्या है कि यहाँ पे जो छत है वो बांस और केलू से बनाते थे, और अगर मान लो बड़े कमरे को छोटा करना है ना, तो वो बांस की पर्दे पर क्या करते थे, मिट्टी। इसी को क्या कहते हैं, छोटे कमरे को ओवर कहते हैं, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा का भी पूछ लेते हैं तो आपको पता हो। यहाँ 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स दिख रही होगी, तांबे का पात्र, कुल्हाड़ी, टुकड़ा, ये सारे तांबे का मिला है। संयुक्त परिवार रहता था, इसीलिए यहाँ पे उच्च कोटि के जो चावल हैं वो उत्पादित होते थे, ऐसे साक्ष्य मिले। यहाँ पे एक चूल्हा भी मिला है भट्टीनुमा, ऐसे माना जाता है कि यहाँ पे तांबा पिघलाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो धूलकोट की बात हो रही है ना, तो 1900 यानी 1951-52 51-52 में उत्खनन में तश्तरियाँ और दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ भी मिली हैं, ठीक है। चूड़ियाँ, खिलौने, सबसे इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे 26 तो मणि मिली है, 6 मुद्रा मिली है, ठीक है, और 3 मोहरें मिली है। तो आप मोहरों को तो ऐसे याद रख लो कि अपने घर पे भी मोहरें वगैरह अगर कोई काम में देखते हैं तो ज़्यादा क्यों बनवाएगा कोई, है ना। मणियाँ वगैरह वो ज़्यादा, क्योंकि मणि माला में डलती है तो वो ज़्यादा डलती है। 6 तांबे की मुद्रा बनी थी हमें। नेक्स्ट बात करते हैं बालाथल की। तो जो बालाथल है वो उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में है, ठीक है। और ये भी ताम्रपाषाण कालीन आहड़ की सभ्यता है। यहाँ तो 11 कमरे वाले भवन मिले, ठीक है। कुछ यहाँ पे हार श्रृंगार भी मिले, जैसे गले का हार, कर्ण फूल कानों में जो डालते हैं ना। और लोह काल के यहाँ पे अवशेष ज़्यादा मिले। अब तक तांबा पढ़ रहे थे, यहाँ लोहा गलाने वाली भट्टियों के चिन्ह मिले। बैराट के अलावा बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ पे बुना हुआ वस्त्र मिला, मतलब तब तक इनको वस्त्र बुनने आ गए थे।
नेक्स्ट है गणेश्वर। ये नाम आपने पहले भी पढ़ा है, सीकर के नीम का थाना में है ये। ताम्र संचय संस्कृति इसको कहते हैं। राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र से ये पल्लवी, तो ये खेतड़ी ताम्र के जो भंडार है उसी की वजह से कहते हैं कि यहाँ पे ये जो तांबा है बड़ा फेमस था। फलक अंगूठियाँ वगैरह मिली हैं, लेकिन मेन यहाँ पे क्या मिला है, दोहरी पेच वाली एक शिरा वाली कील, ये 3 पिनों वाला ताम्र पिन मिली है। यानी कि ये मध्य एशिया और पश्चिमी में इसका निर्यात करते थे, मतलब इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गई थी। अब बर्तन कैसे मिले, हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के रेड कलर के मिले, और लाल चिकनी मिट्टी वाली जो है ना वो मजबूत मिले। पहले वाले तो पतले मिले, बाद वाले मजबूत मिले। आहड़ और गणेश्वर सभ्यता जो है वो ताम्र पाषाण कालीन की सभ्यता थी। इनके ऊपर स्तर पर लोहे युग का अवशेष भी मिले। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराट, सांबर, बागोर, रेड, ये इसको आपको देखना पड़ेगा। तो ये नाम किसके हैं, लोहकालीन सभ्यता के। यहाँ पे आप अशोक का बैराट स्तंभ देख ही सकते हैं। अब बैराट आया ही है, ये मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि सब कुछ ही मैंने यहाँ पे ज़्यादातर हाईलाइट किया है, आप पढ़ोगे तो पता लगेगा। और अगर अब तक आप वीडियो में हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग, मैं कहती रहती हूँ कि इधर उधर हो जाते हैं। तो जयपुर ज़िले में बैराट जो यहाँ पे संस्कृति उपस्थित है, और इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी यहाँ पे मिले। महाभारत में जो उल्लेख है जनपद विराटनगर का, है ना, तो वो भी यहीं पे मिले। पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास था वो यहीं पे आके बिताया था। अशोक के 2 स्तंभ मिले हैं, कौन कौन से, भाब्रू या बैराट शिलालेख कहते हैं, और बौद्ध मठ। यहाँ पे क्या है, 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, और 8 पंचमार्क और 28 इसमें यूनानी शासक है। मतलब टोटल 36 है, उसमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की। कुछ त्रिरत्न और स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं। नाचता हुआ पक्षी भी मिले हैं। तो ये नाचता हुआ पक्षी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हाईलाइट रह गया। मैंने कहा ना ये पूरा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। कुछ यहाँ पे घड़े और त्रिरत्न चक्कर मिले हैं। तो ये पहला था जिसमें ये स्वास्तिक का चिन्ह और नाचता हुआ पक्षी मिला। उसके बाद है राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर और ओजियाना। तो ये आपको पता हो, ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा है। तो बागोर और ओजियाना भीलवाड़ा में है। जयपुर जिले में सांबर, जोधपुरा, और टोंक जिले में क्या है, नगर रेड। चित्तौड़ में क्या है, नगरी। भरतपुर में क्या है, नौ। जालौर में भीनमाल है। राजसमंद में पचपाथा की लौंड। ये सारे पाषाण और ताम्र के लोहकालीन सभ्यताएं। ये आप सबको ये अभी के अभी याद करना होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी याद रखना कि भीलवाड़ा में क्या है, बागोर ओजियाना। जयपुर में सांबर, जोधपुरा। टोंक में नगर रेड। चित्तौड़ में नगरी। भरतपुर में नौ। जालौर में भीनमाल, और राजसमंद में पचमाता की लौंड। ये सारे ताम्र लोहकाल की संस्कृति हैं। ये आपको बैराट का, बौद्ध मठ के अवशेष दिख ही रहेंगे। अब आ गए हैं हम अपनी शब्दावली पे, यानी कि उत्खनन क्या है, तो खुदाई। मृद भांड क्या है, मिट्टी के बर्तन। पाषाण क्या होता है, तो पत्थर। और ताम्र क्या होता है, तो तांबा। अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे, क्योंकि इसी से तो बनेगी बात। क्वेश्चन आपके सामने, कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, जालौर, हनुमानगढ़, सीकर, उदयपुर। अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ, तो बैराट, गणेश्वर, आहड़, बालाथल। आपको बताना है इनमें से आंसर्स को। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में क्या है ऐसा। आहड़ बस्ती जो है वो कहाँ की है, फेमस। ऐसे करके 2 पाषाणकालीन सभ्यता, बालाथल सभ्यता के बारे में आपने क्या सीखा। तो ये सब कुछ जब आप इस वीडियो के लास्ट में पहुँच ही गए हो तो रिवाइज करके अपनी कॉपी पे लिखते जाना, क्योंकि इसी में से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। जो इम्पोर्टेंट लाइन है वही इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आया था कि जागीरदार कौन थे। तो जागीरदार वो होते थे जो प्रशासक थे, ठीक है, और गांव की देख रेख करते थे, उनको क्या कहते थे, जागीरदार। इससे पहले बहुत सारी रियासतें होती थी। वो रियासतें क्या करती थी, जिसमें जो राजा होता था वो शासक होता था और शक्ति का सर्वोच्च केंद्र, ठीक है, और वही राजे वाला ही शासन चलाता था। लेकिन उसके कुछ और भी मंत्री वगैरह होते थे, बख्शी, खजांची और परगना। अब बात करते हैं राजा की। तो सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास होती थी, राजा के पास होती थी। उसके बाद आता था मंत्री। तो जो मेन मंत्री होता था वो क्या होता था, दीवान कहते थे उसको। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दीवान कई बार भूल जाते हैं।
बख्शी क्या होता है? वेतन देने वाला, सेवा जो सेना वगैरह होती है उसको वेतन। खजांची जो खर्च वगैरह का हिसाब रखता है, वृद्धि करता है खजाने में। और परगना क्या होता है? जैसे ज़मीन का अधिकारी बना देते हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। गांव सबसे छोटी इकाई, और गांव ग्राम पंचायतों में जो गांव होती थी ना, गांव का प्रशासन कौन करता था? गांव की पंचायतें करती थी उस ज़माने में भी। ठीक है, ये हम मध्यकाल की बात कर रहे हैं। जो शासन का संपूर्ण तंत्र है वो राजा के पास है। किसमें? मध्यकाल में शासन का संपूर्ण तंत्र राजा के पास। और वहाँ पे तब क्या चलती थी? जागीरदारी व्यवस्था चलते थे। अब जब मान लो राजा की मृत्यु होगी तो उसके पुत्र वगैरह तो होते ही थे, तो जो बड़ा पुत्र होता था उसको हमेशा राजा नियुक्त करते थे, और बाकी जो छोटे होते थे उनको ज़मीनें दे देते थे और उनकी जागीरदारी करवाते थे। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं होता था कि मालिक और प्रजा वाला, ऐसा कुछ नहीं। वो भाई भाई ही रहते थे तब तक। अब जागीरदारी जो व्यवस्था, उसमें स्वरूप क्या था कि ये रक्त संबंध पर आधारित थी, मतलब अपने ही भाइयों में ही मिलेगी। जागीरदार के संबंध जो होते थे वो स्वामी और सेवक के नहीं होते थे। मैंने अभी आपको बताया भाईचारे जैसे रहते थे वो, चाहे एक राजा बन भी गया। अब मुगल काल में क्या हुआ? जब मुगल काल यहाँ पे आने लगे तो वो खुद मनसबदार, यानी कि वो ये संरक्षण वगैरह लेने लगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का भी शासन आया। अंग्रेज़ों ने क्या किया? यहाँ पे भारत की जो प्रशासनिक दृष्टि है उसे दो भागों में बांट दिया। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत, जिसमें रियासतें चलती थी। ठीक है, उस टाइम पे जब ब्रिटिश का जो टाइम था तब भारत में केंद्र शासित प्रदेश थे और 11 प्रांत थे। जो भारत है तब तक 11 प्रांतों से बना हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया का जो शासन था वो समाप्त कर दिया, उसका कोई वहाँ पे रोल नहीं रहा। और इसका तब 1857 के बाद जो नियंत्रण है वो इंग्लैंड के राजा को दिया, ताज एवं संसद वालों को। लॉर्ड कैनिंग वहाँ का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था, गवर्नर जनरल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन था? लॉर्ड कैनिंग, सॉरी। ठीक है, 1935 में भारत सरकार का एक अधिनियम था जिसको लागू कब किया? 1 अप्रैल 1937 को। बनाया 35, लागू 37 को। हुआ क्या यहाँ पे? अजमेर मेरवाड़ा जो प्रशासन था ना उसमें परिवर्तन लाया गया था। संघीय कार्यपालिका द्वारा ये जो गवर्नर जनरल हैं वो रूल बनाने लगे। आज़ादी के बाद राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था और प्रथम विधानसभा कब हुई थी? 1952 में। और चुनाव करके निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल। ये टीकाराम पालीवाल याद रखना है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जो 1952 को राजस्थान की प्रथम विधानसभा में निर्वाचित हुए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे शब्दावली आ जाती है। जागीरी पट्टा क्या है? वह जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है। मनसबदार क्या होता है? मुगल कालीन में प्रचलित। और निर्वाचित मतलब चुना हुआ। अब आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये वीडियो अब तक देखी है तो आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, इससे ये पता लगता है, वरना भटकने वाले बहुत जल्दी भटक जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए कि सेना को वेतन देने का जो कार्य था वो किसकी जिम्मेदारी थी? खजांची, राजा, बख्शी, प्रधान। आपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम हरिदेव या जयनारायण व्यास। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हम ऐसी बातें छोड़ देते हैं कि अरे ये थोड़ी पूछेंगे, लेकिन मान लो अब ऐसे स्तंभ ए स्तंभ बी ऐसे आ जाए और आपको मैच करना हो तो कैसे करोगे ना? तो आपके सामने आपको ये देखना है, पॉज कर लेना आप वीडियो। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो अति लघुचात्मक, लघुचात्मक, निबंधात्मक है, लेकिन वहाँ MCQ फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, कि परगना क्या होता था या इनमें से कौन इसका कार्य ये है, तो वंश वगैरह। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 6 करेंगे। अगर आपने ये चैप्टर 4 पहले नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि मध्यवर्ती जो राजस्थान का भाग है वो क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला का बना हुआ है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है वो विश्व की प्राचीनतम मालाओं में से एक है। तो सबसे प्राचीनतम कौन है? अरावली पर्वतमाला। और कहाँ पे? राज्य के मध्यवर्ती भाग में है। राज्य का पश्चिमी भाग पर मरुस्थली है और दक्षिण पूर्वी भाग जो है वो पठारी है। तो पश्चिमी एरिया जो है वो मरुस्थली और दक्षिण पूर्वी पठारी है। भूभाग संरचना के आधार पर राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में भूभाग संरचना के आधार पर कितने भौतिक प्रदेश है? तो 4। अब वो 4 कौन कौन से? थार मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। भारत में अगर अपन बात करें ये थार मरुस्थल की, तो भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान के अरावली तक
जो भाग है वो सारा ही सारा मरुस्थल है। थार का मतलब मरुस्थल। और राजस्थान में 12 जिले जो हैं वो मरुस्थलीय प्रदेश में, और यहाँ पे 61% जो भाग है राजस्थान का उसमें ये फैला हुआ है। लेकिन हैरानी की बात है कि इसमें सिर्फ जनता 40% ही निवास करती है। एरिया 61 और जनता सिर्फ 40, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्योंकि जैव विविधता है, सिंचाई के साधन है, कृषि है, इसलिए ये धनी मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में जो रेतीला मरुस्थल स्थित है, बिल्कुल रेत वाला, उसको भारतीय मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। ये जो रेतीली मिट्टी है, यहाँ पे कुछ टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना जो स्थान है वो बदलते रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बालू का स्तूप। स्थानीय जो भाषा है राजस्थान की, उसमें इसको धोरे भी कह देते हैं। तो ये आपको याद रखना, धोरे हैं जो रेत के टीले जो हवा के साथ स्थान बदलते हैं। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर ये जो है मरुभूमि, घंगर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय, नागौर की उच्च भूमि, अंत्य प्रवाही प्रदेश में ये बांटा गया। नेक्स्ट है अरावली। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर दिशा में जब अपने जाते हैं तो अरावली का प्रदेश है दक्षिण पश्चिम हुआ यहाँ से और उत्तर पूर्व यहाँ पर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं 9% ऑफ जो अरावली पर्वतमाला है वो हमारे पास है। विश्व की सबसे प्राचीन है ये, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से स्टार्ट होती है। 692 किलोमीटर इसकी पूरी डिस्टेंस है, और उत्तर में ये दिल्ली के रायसीना तक जाती है। रायसीना हिल्स आपने सुना होगा। तो ये टोटल इसकी लेंथ 692 है, ठीक है। अब अरावली जो है वो सबसे उच्चतम भाग है अगर अपने राजस्थान का बात करें, ठीक है। और ये 2 भागों में बांटते हैं, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। इस पर्वतमाला में क्या है, खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसका ये जो अरावली पर्वतमाला है वो पूर्व की तरफ प्रसार को रोकती है, ठीक है। मतलब पूर्व में ज़्यादा, पश्चिम की तरफ रोकती है। इसी कारण से इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। पूर्वी और दक्षिण में तो वर्षा करती है, लेकिन पश्चिम में जाने नहीं देती, जो जैसलमेर वाला इलाका है, ठीक है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है इसकी वो गुरु शिखर है। ये सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वापस बोल रही हूँ मैं, सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है, 1722 इसकी ऊंचाई है। अब आपको ये राजस्थान का पूरा एरिया दिख रहा होगा, जिसमें कुछ रेतीला शुष्क भाग है जो येलो कलर से शो किया हुआ है। जो ग्रीन कलर है वो घग्गर का मैदान है, जो उसमें कुछ मात्रा में ये मैदान एरिया आपको दिखेगा। और मिडल में आपको ब्राउन कलर से अरावली पर्वतमाला मिलेगी। जो ऊपर वाला है ये शितखावट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये बागड़ का आपने नाम सुना होगा, उत्तरी एरिया आपने सुना होगा नाम। तो यहाँ पे रेतीला शुष्क मैदान पश्चिम में है, और अरावली जो है वो बिल्कुल मिडल में है। कुछ मैदान ग्रीन कलर से और डार्क ग्रीन कलर से यहाँ पे हाड़ौती का पठार है। तो मिडिल में यहाँ पे ये आपको अरावली दिख जाएगी। इसका एरिया जो है वो बहुत विस्तृत है, और इस मैप को आपको स्क्रीनशॉट लेके इसको थोड़ा गहन अध्ययन करना चाहिए कि कहाँ पे आबू पर्वत है और किस एरिया में, पश्चिम उत्तर। बात करते हैं पूर्वी मैदानों की। तो पूर्वी मैदान जो है वो चंबल, बनास, बाणगंगा इसकी सहायक नदियाँ। तो ये याद रखना है, चंबल, बनास और बाणगंगा किसकी, तो पूर्वी मैदान में, ठीक है। तो इसका जो प्रवाह है वो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है, ठीक है। यहाँ इस मैदान में लगभग 23% ये जो भाग है वो फैला हुआ है। इससे पहले 61-9 आपने पढ़ा, 23% भाग पे फैला हुआ है। और चंबल नदी के पास कोटा और धौलपुर है। नालीय वर्धन के कारण क्योंकि ऊबड़ खाबड़ हो गया, इसको बीहड़ या फिर डांग कहते हैं। तो ये वर्ड बैडलैंड टोपोग्राफी इसका नाम है, बीहड़ या डांग। कहाँ पे, कोटा धौलपुर में। तो सबसे उपजाऊ और सबसे घनत्व वाला भाग है, यानी कि 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। दक्षिण भाग में जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है वहाँ पे माही की सहायक नदियाँ हैं, इसी वजह से इसको माही का मैदान भी कह देते हैं। 56 क्योंकि गाँव है तो 56 का मैदान भी कह देते हैं। बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठार की। तो यहाँ दक्षिण पूर्वी पठार में हाड़ा वंश जो शासक थे, तो करके इसको हाड़ौती का पठार कह देते हैं, और इसका एरिया 7% ही है। यहाँ पे जो मिट्टी है वो लावा निर्मित काली है, और इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानते हैं, ठीक है। कुछ अन्य पठार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिरोही में उड़िया का और आबू का पठार है, दोनों सिरोही में। उदयपुर राजसमंद में भोराट का पठार है, और चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार है। और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा दोनों में के पूर्वी भाग में ऊपरमाल का पठार है। और लास्ट है उदयपुर और प्रतापगढ़, तो यहाँ पे लसाड़िया का पहाड़ है। तो उदय प्रताप ने लहसुन खाया। आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु व चक्कर। तो जलवायु और चक्कर जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानसून का प्रभाव है ना।
सिर्फ ऐसा एक राजस्थान ही है पूरे देश में जिसमें 5 प्रकार की जलवायु है। यहाँ पे पश्चिम में 61% भाग शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। अब यहाँ पे इन्होंने एक गतिविधि क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ अभी जो आप पढ़ के आए हो क्या क्या था, तो भौतिक प्रदेश के नाम पूछे, वो मैंने यहाँ पे अपनी रिवीजन के लिए लिखे थे, और जिलों के नाम। इस जिलों के नाम पे आप ध्यान ना दें, आप अपना बेस्ट करें, आप खुद से लिखें कि कौन कौन से ज़िले हैं। हो सकता है इसमें मैंने 2-3 ज़िले ना लिखे हों। तो जब मरुस्थल में मुझे जितने पता थे, जोधपुर, नागौर, पाली, अरावली में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, मैदानी में अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दक्षिण पूर्वी में भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई नॉलेज है तो उसको आप कॉपी पे ज़रूर लिखें। नेक्स्ट करते हैं, इसी में अरावली का जो पूर्व है वहाँ पे जयपुर है ना, और उत्तर पूर्व में उप आर्द्र जलवायु है, उप आर्द्र, ठीक है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है। और दक्षिण में जो बांसवाड़ा है वो अति आर्द्र में आते हैं। झालावाड़ और बांसवाड़ा ये दोनों अति आर्द्र में आते हैं। यहाँ की जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है कई बार। लेकिन पश्चिम एरिया पूरा शुष्क है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर के हिसाब से। ये पश्चिम वाला जो जैसलमेर इलाका है, और फिर मिडल में ये आ जाता है जो आपका इधर साइड जयपुर जोधपुर वाला एरिया आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा, उधर तो ये शुष्क है, ठीक है। ये जो पश्चिम है वो शुष्क है, और बिल्कुल इधर बांसवाड़ा जो आपने पढ़ा अभी डूंगरपुर, ये सबसे ज़्यादा अति आर्द्र कैटेगरी में आता है, यानी कि यहाँ पे बारिश जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। वाला जो एरिया है यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और उसके साइड में 60 to 80। तो ये आपको याद रखना है, पंजाब हरियाणा से जो लग रही है सीमा, उत्तर प्रदेश के साथ जो लग रही है, मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा लग रही है, गुजरात के साथ जो सीमा लग रही है, तो यहाँ बारिश का कितना एरिया है। तो बात करेंगे ऋतुओं की, तो राजस्थान में 3 ऋतु हैं। गर्मी की ऋतु जो मार्च से जून तक है, वर्षा की ऋतु जो जुलाई से सितंबर तक है, और शीत की ऋतु जो अक्टूबर से। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर में 40 to 45 इवन 50 तक टेम्परेचर रहता है, और ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। रेत क्योंकि जल्दी गर्म जल्दी ठंडी हो जाती है, तो यहाँ दिन का तापमान और रात का तापमान में अंतर ज़्यादा आ जाता है। ऊंचाई के कारण जो माउंट आबू है ना, वो इस ऋतु में सबसे ज़्यादा ठंडा है। तो गर्मी की ऋतु का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान कौन सा रहता है, तो माउंट आबू है। अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं, और कभी कभी इनकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर घंटे से अधिक होती है। वर्षा ऋतु पे चलते हैं 90 से 95% तक की जो वर्षा है राजस्थान की, वो जुलाई से सितंबर तक हो जाती है। मतलब सिर्फ महीने जुलाई से सितंबर में ही बारिश आती है अगर आती है तो। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की वजह से बारिश आती है। अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है वो यहीं, इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान में। और अरब सागर की अगर बात करें तो यहाँ से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला अगर कोई पूछे तो वो झालावाड़ है, जहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है, और इसीलिए इसको सबसे आर्द्र माना जाता है। सबसे कम वर्षा वाला जैसलमेर है, 10 सेंटीमीटर ही बड़ी मुश्किल से होती है वर्षा। और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अगर स्थान पूछे तो माउंट आबू, जिला पूछे झालावाड़ और स्थान पूछे तो माउंट आबू 150 सेंटीमीटर है की वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी भाग में उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती रहती है। अरावली में जो पूर्व है वहाँ 50 सेंटीमीटर और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से भी कम। शीत ऋतु की अगर बात करें तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस तक कुछ स्थान तक टेम्परेचर चला जाता है, जिसमें माउंट आबू एक है सबसे अधिक ठंडा स्थान है इस ऋतु का, शीत ऋतु का। यहाँ शीत ऋतु में भी कुछ हवाएं चलती है, जैसे उसमें गर्मी में लू चलती थी, वैसे ही सर्दी में मावठ या पश्चिमी विक्षोभ चलता है, जिससे गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। ये उत्तरी पश्चिम भाग में होता है राजस्थान के, तो ये याद रखने वाली बात है। अकाल मरुस्थल में कैसे बढ़ता है, सूखा जब कोई भी पानी वगैरह नहीं रहता और रेतीली बंजर ज़मीन हो जाती है उसको मरुस्थलीकरण कहते हैं। लास्ट में आगे कुछ शब्दावली ये इंपॉर्टेंट है। बंजर ज़मीन यानी कि अनउपजाऊ, बीहड़ यानी कि नदी या जल से कटाव से बनी, समवर्षा रेखा जो आपने मानचित्र देखा, और मानसूनी हवाएं जो ऋतु के बदलने के अनुसार, अपर्दन जब मिट्टी इधर उधर खिसक जाती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो रिवीजन टाइम आ गया, इनको आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको कितने अच्छे तरीके से आते थे। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित ही नहीं है, अरावली, थार, हिमालय या पूर्वी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर, एवरेस्ट, जरगाजी या कंचनजंगा। तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। नीचे कुछ और क्वेश्चन है, इसको आपको वो MCQ फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे चंबल नदी के पास कौन सा अपर्दन का क्षेत्र उबड़ खाबड़ हो गया है, या फिर उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं, परिवर्तन को क्या कहते हैं, और ऐसे कौन से क्षेत्र जो है वो सूखे हैं, मावठ से किस फसल को लाभ होता है, तो ये गेहूं की फसल होगी, ठीक है। ऐसे ही राजस्थान में भौतिक प्रदेशों के नाम लिखते हुए प्रमुख विशेषता बतानी है,
तो कई ऐसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर अपना चैप्टर 7 नदियों पे पहुंचेगा। तो स्टार्ट करते हैं जल संसाधन। तो यहाँ पे है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र होता क्या है कि जब एक स्पेसिफिक रीज़न से नदियाँ जाती हैं, ठीक है, उसमें सहायक नदियाँ जो होती हैं वो आगे जाके एक बड़ी नदी बना लेती हैं, छोटी छोटी नदियाँ। तो दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य जो उच्च भूमि होती है ना, वर्षा जल का जो विभिन्न दिशाओं में वो प्रवाहित होती है, उसको जल विभाजक रेखा कहते हैं। और राजस्थान में ये रेखा है अरावली पर्वत बनाती है, ठीक है, पूर्व पश्चिम राजस्थान अलग कर देती है। अब अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती और नदियाँ किस में जाके मिलती हैं? बनास, काली सिंध और पार्वती, ये मिलती हैं चंबल में। अब ये जो चंबल नदी है वो आगे जाके किस में मिलेगी? तो यमुना में। और जब ये यमुना नदी आगे जाके गंगा में मिलती है तो ये सारी अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस तरह से ये इसका एक रूट हो गया, किसका? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। वापस बोलती हूँ, पूर्वी भाग में कौन कौन सी है? बनास, काली सिंध, पार्वती, चंबल में जाती है यमुना, फिर गंगा और फिर बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अब ये कैसा है? ये अरावली के पश्चिम भाग में, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? माही, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास, ठीक है। आपको वापस से बता रही हूँ मैं कौन कौन सी, माही, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास, इसको क्या कहते हैं? अरब सागर। नेक्स्ट है आंतरिक प्रवाह, यानी कि जो कहीं जाके मिलती नहीं है, समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती, पहले ही सूख जाती है। तो ये कौन कौन सी नदियाँ? ये राजस्थान में घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी और रूपारेल। अगेन घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेढा, ये जो हैं ये नदियाँ जो हैं आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अब कुछ मेन नदियाँ देखते हैं। पहली चंबल। अब ये स्टार्ट कहाँ से होती है? तो चंबल की जो नदी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल जो पर्वत है वहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। और ये चित्तौड़गढ़ जिले में जो भैंसरोड़गढ़ है वहाँ से प्रवेश करके कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिला में बह के उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। अभी अपने पढ़ के आए थे। इसकी सहायक नदियाँ हैं बनास, बेड़च, कुठारी, काली सिंध और पार्वती। राजस्थान का जो औद्योगिक नगर कोटा है वो चंबल नदी के किनारे ही है, ठीक है। तो यहाँ से पता लग गया औद्योगिक नगर कौन है? कोटा है। कहाँ है? चंबल नदी के किनारे। नेक्स्ट है बनास। अब ये बनास क्या है? राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक से बहकर सवाई माधोपुर के रामेश्वर के निकट जो चंबल है उसी में मिल जाती है। एक मौसमी नदी है, ये राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। टोंक और सवाई माधोपुर जो है नगर बनास नदी के निकट ही है। मेनार और कोठारी, बेड़च, ये जो है इसकी खारी नदियाँ इसी के साथ है। लूनी। अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती का और सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से ये नदी बनी। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, इनमें बहने के बाद ये कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में है वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जो जल है वो मीठा होता है। अगेन जो मीठा जल है वो कहाँ तक है? सिर्फ बाड़मेर के बालोतरा, उसके बाद ये खारा हो जाता है, ठीक है। किसका? लूनी नदी का। इसके साथ जो सहायक नदियाँ जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया, ये सब याद करना पड़ेगा अगर सीट लेनी है एक तो अपने लिए। तो माही। अब माही क्या है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम है। राजस्थान के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ वो सोम और झाकम है। उसके बाद है बाणगंगा। इसका उद्गम जयपुर जिले में स्थित जो अरावली की बैराट पहाड़ी है वहाँ से होता है। भरतपुर में घना वृक्षी जो विहार उद्यान है उसकी नमभूमि का कारण ये बाणगंगा ही है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। घग्गर। ये अंतर्प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है और ये उत्तरी राजस्थान में ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, गंगानगर से आती है और इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष और सहायक नदी माना जाता है। अब ये जो मैप आपके सामने आने वाला है ये देखने में आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, समुद्र तल से सिर्फ ये ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो आपको एक ओवरव्यू सा याद रखना है कि जो राजस्थान का पश्चिम एरिया है वो 300 अबव है या 150 के बिल्कुल अराउंड है, और जो राजस्थान का मिडल जो आपको येलो कलर दिख रहा होगा वो 600 के अराउंड है ना, और उसके बीच में ये डार्क ब्राउन कलर भी है जो यहाँ पे अभी विजिबल नहीं है, बहुत कम है, ये 900 की किलोमीटर। जो पहाड़ वगैरह है वो वाला एरिया, इसमें थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये जो राजस्थान है इसमें बिल्कुल पश्चिम एरिया में आपका
रेगिस्तानी इलाका आ जाता है ना, इसीलिए तो यहाँ पे दिखाया हुआ है। और बीच में इसमें कुछ झील दिखाई है, बनास नदी दिखाई है, बाणगंगा, मोरेल, पार्वती। तो ये सब की लोकेशन के लिए आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और इसको 2-4 बार इसको ध्यान से इसको रीड करना चाहिए, क्योंकि ये एक चार्ट में से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब माही नदी कहाँ पे है, तो राजस्थान के दक्षिण में। जैसमंद झील कहाँ है, तो राजस्थान के दक्षिण में। बनास झील नदी कहाँ है, राजस्थान के दक्षिण। तो ऐसे करके ये पूरे चार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलते हैं आगे। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, इन्हीं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। और जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इन नदी घाटी परियोजनाओं को कहा आधुनिक भारत के मंदिर। ठीक है, चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ये सारी नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत आती है। बात करेंगे अब चंबल परियोजना के। फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। जैसे कई बार 4 क्वेश्चन दे देते हैं और बताओ इसमें से कौन सा गलत है, तो सब आने चाहिए। इसमें 4 बांध हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। चित्तौड़गढ़, अब मैंने जैसे आपको बोला ना, ऐसा क्वेश्चन रिसेंटली कंप्यूटर ऑपरेटर में आया भी था। उन्होंने 4 चीज़ें दे दी और एक उसमें से गलत था। अब मान लो उन्होंने बोल दिया कि ये राजस्थान के मंदसौर जिले में स्थित है गांधी सागर, तो वो गलत हो गया ना। तो ये गलत छाड़ने के लिए पहले सही आएंगे, तभी अपने फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलते हैं वापस। तो इस परियोजना से क्या होता है, जल विद्युत सिंचाई का सुविधा मिलती है। 4 बांध हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है और कोटा जिले में जवाहर सागर और कोटा भैरव, दोनों ही बांध कोटा में। ये आपको यहाँ पे फिगर भी दिख रहा होगा, राणा प्रताप सागर और माही बजाज सागर बांध का। चलते हैं माही बजाज सागर परियोजना में। तो बांसवाड़ा में जो माही नदी है, बिल्कुल आपको दक्षिण में अभी दिखाई थी, वहाँ पे ये परियोजना है। राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना इसको बोलते हैं। दोनों ही राज्यों में सिंचाई जल इसी से होता है। नेक्स्ट है बीसलपुर परियोजना। तो ये टोंक जिले के टोड राय सिंह नगर में बीसलपुर के बनास नदी के किनारे पे, और इससे जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य क्षेत्रों को भी मिलता पानी। सरदार सरोवर परियोजना, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन सब की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी, सरदार सरोवर। गुजरात की नर्मदा नदी पर इसको बनवाया गया और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर और जालौर जिले में इसी से सिंचाई पेयजल की व्यवस्था होती है। ठीक है, किससे, सरदार सरोवर परियोजना से। इसके अतिरिक्त अगर पाली जिले में बात करें तो जवाई नदी पर जवाई परियोजना है। तो पर पता तो लगे कि जवाई नदी है कहाँ, तो पाली में है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर कौन सी परियोजना, सोम कमला अम्बा। अब इसका वर्ड आगे पीछे कर देते तो याद रखना। उदयपुर जिले में मानसी वोक्कल परियोजना और प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम। तो पता हो कि प्रतापगढ़ में जाखम नदी है और जवाई कहाँ पे थी, पाली में। ठीक है, और अब हम करते हैं थोड़ा सा इसका एक नेक्स्ट पार्ट, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको याद करना थोड़ा टाइम लग जाता है। प्रमुख झीलें और जल संचयन। तो उदयपुर में 14वीं सदी और 19वीं सदी तक जल संरक्षण चला। पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर, इतने सारे सागर, इतनी सारी झीलें। इसी के कारण इसको क्या कहते हैं, झीलों का नगर, किसको, उदयपुर को। जयसमंद झील। तो जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, जयसिंह ने। ये कहाँ के महाराणा थे, मेवाड़ के। 1687 से 1691 यानी कि 1687-1697 तक जो गोमती नदी है उस पर जयसमंद झील का निर्माण करवाया जयसिंह ने। ठीक है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है वो जयसमंद झील ही है। ठीक है, जो जयसिंह जी ने निर्माण करवाई। अजमेर में से जो पुष्कर का एक धार्मिक महत्व है वो इसी प्राकृतिक झील के लिए। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। और सिरोही का जो माउंट आबू है उसमें नक्की झील है। ठीक है, तो जो नक्की झील है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर प्राकृतिक झील नक्की कहाँ पे, माउंट आबू कहाँ है, ये सिरोही में। ठीक, राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है। उससे पहले ये उत्तरी भाग, जो इसका राजसमंद झील का उत्तरी भाग है उसको 9 चौकी, पहले वाली नक्की थी, ये 9 चौकी है। ठीक है, ये राजसमंद झील में प्रसिद्ध है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। जोधपुर में क्या है, बालसमंद, कायलाना और उम्मेद सागर। जैसलमेर में क्या है, गढ़ी सागर, गढ़ीसर। डूंगरपुर में गेप सागर। बीकानेर में कोलायत। अलवर में सिलीसेट। ये सारी झीलों के नाम हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये सारी मीठी थी, अब पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। ठीक है, जो मीठी नहीं है। जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य सांबर झील है। बाड़मेर की पंचपदरा, ये सारी खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, जयपुर, अजमेर, नागौर में
सांबर झील, बाड़मेर पंचपदरा, नागौर डीडवाना, बीकानेर लूणकरणसर, जैसलमेर पोखरण, जोधपुर फलोदी, ये आपको सब याद करना ही होगा। ठीक है, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया है। अगर अपने बाहर की बुक्स में देखें उसमें तो बहुत सारा मैटर है। अब फिर से ये एक चार्ट आ गया, मुझे लगता है इस चार्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि बहुत टिपिकल सा चार्ट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो कहा जा ही सकता है। ये उदयपुर में जो झीलों का निर्माण जो उस सदी के मेवाड़ के राणा महाराणा थे उनके द्वारा ये मानचित्र बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें अगर थोड़ा बहुत अगर एक बार पढ़ा होगा तो याद रहेगा। जैसे झीलों को जोड़ने वाले सेतु कैसे थे, गोवर्धन सागर पिछोला से जुड़ा हुआ था, पिछोला दूध तलाई से, और पिछोला अमरकुंड से भी जुड़ा हुआ था। अब ये जो पिछोला है ना वो कुम्हारिया तालाब से भी जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये पिछोला 4 बार आ गया। ठीक है, गोवर्धन के साथ दूध और अमरकुंड और कुम्हारी। अब ये तालाब जो है वो रंग सागर से, अमरकुंड रंग सागर, स्वरूप सागर, तो रंग सागर 3 से जुड़ गया। स्वरूप सागर जो है वो फतेह सागर से जुड़ा हुआ है। अब इसको दिखाने के लिए इन्होंने कुछ मार्किंग करके दिखाया हुआ है 1 2 3 4 5 करके। सबसे पहले गोवर्धन सागर झील से ये शुरू करते हैं, पिछोला झील के पास दूध तलाई झील आती है, उसके बाद अमरकुंड झील आती है, फिर कुमारिया तालाब झील आती है, और इसी के साथ रंग सागर, स्वरूप सागर, गुमानिया। तो ये सारी जो झील हैं ये उदयपुर का एक नक्शा तैयार करवाया हुआ था। ठीक है, तो आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऐसा क्वेश्चन वो वैसे तो नहीं देते, पर क्यों रिस्क लेना, जॉब तो अपने को ही चाहिए। अब पढ़ते हैं जल संरक्षण। तो जल संरक्षण वो कह रहे हैं कि हमारा दायित्व है, और राजस्थान में रूफ टॉप संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत ज़्यादा फेमस है। घर की जो छतें होती हैं उस पर पानी को सेव करते हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में जो एक पानी को सेव करने का तरीका था वो टांका, खड़ीन और जोहड़ है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और पता नहीं था तब कि टांका, खड़ीन और जोहड़ में फ़र्क क्या है। तो इसका इम्पॉर्टेंट ये याद रखिए कि टांका जो है वो पश्चिमी राजस्थान में, पहले तो भूगर्भ के भूमि के अंदर का अपवाह जो है वो नदी जल का बहना ही होता है। टांका क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान का, पहले ये याद रखिए। जल संरक्षण में जो घर पे कुएंनुमा संरचना बनाते हैं वो टांका है। ठीक है, लेकिन जो कृषि के लिए जल संरक्षण वाला बनाते हैं वो खड़ीन है, और जो जोहड़ होते हैं वो सिर्फ भूमि में जल का स्तर को बढ़ाने के लिए बनता है। ठीक है, तो संरक्षण का मतलब आप सबको पता ही है, संरक्षित रखना। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न जो आपको करने होंगे ताकि आपकी रिवीजन और भी अच्छी हो सके। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम इधर उधर दूसरी वीडियोस में चले जाते हैं, कोई बुला लेता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आपके सामने है, माही बजाज, बाणगंगा, ये सारे क्वेश्चन। चंबल नदी की सहायक नदियाँ, राजस्थान की प्रमुख नदी, इसमें से MCQs भी आ सकते हैं कि चंबल नदी की आपको जो एक चार्ट बनाया था कि कौन सी नदी किस में मिलती वो बताओ, है ना। परंपरागत कितने साधन थे, जल खड़ीन ये क्या होता है, तो ये सभी को आपने एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। एक दो वीडियो को ऐसा कीजिए तो आप चाहे सर्च करके देख लो, आपका समय बचे, इसीलिए ये सारे हाईलाइटेड नोट्स जो हैं जो मेरे खुद के थे, जो मैंने खुद के लिए रेडी किए थे, वो स्टार्ट किए। तो चलिए बिना आपका वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो राजस्थान में कृषि जो है वो 60% भूभाग पर वैसे तो मरुस्थल है। ठीक है, तो सारी की सारी कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, इसीलिए इसको मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि अगर वर्षा हुई तो ही बारिश होगी। इतने में आप सब्सक्राइब भी कर दो। 3 तरह की फसलें हैं इसमें, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें। तो जो रबी की फसल है वो सर्दी प्रारंभ होने पर आती है। ठीक है, और गर्मी प्रारंभ होने पर ये कटाई भी हो जाती है इसकी। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जो भगवान है रब है ना, तो रब जो है वो ओम रब भी है। तो O फॉर अक्टूबर यानी कि सर्दी की शुरुआत, और M फॉर मार्च यानी कि गर्मी की शुरुआत। तो ओम रब। ठीक है, अब इसमें फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों, ये सारी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना, भगवान जैसे। नेक्स्ट है खरीफ। खरीफ की जो फसल है वो क्या होती है, खरीफ ऐसे याद रख लो कि खरीफ से होती है खारिश, और खारिश पे हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं जूस पियो। तो J फॉर जुलाई और S फॉर सितंबर, यानी कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ जून जुलाई से ही होता है, और S फॉर यहाँ पे सितंबर आ गया शीत। बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली इसकी एग्जाम्पल। जायद में क्या होती है, मिडल का जो टाइम रह जाता है उसमें जायद की फसलें आती हैं। अब मिडल कैसे, ऊपर वाला हमने अक्टूबर मार्च किया और नीचे वाला सितंबर जून किया, तो मार्च अप्रैल मई जून जो टाइम रह गया वहाँ पे क्या उगाते हैं, ये खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये सारे जायद की फसलें हैं। तो यानी कि 3 तरह की फसलें जो हैं वो कृषि आराम से हम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि के पिछड़े कारण। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। प्राकृतिक कारण में रेतीले और ऊसर भूमि आ जाती है बंजर। आर्थिक में खाद बीज वगैरह। संगठनात्मक यानी कि भू स्वामित्व कभी कभी आ जाता है ना, तो ये कुछ पूछ सकते हैं कि ये किसमें क्या कारण है।
कृषि की विशेषता क्या है? देश में अगर सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार कोई कर रहा है ना तो राजस्थान, और उत्तर प्रदेश के बाद जौ और चना जो है वो राजस्थान ही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे पश्चिम राजस्थान बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला है। मैं इसके लिए आपको कहूँगी, अभी रिसेंटली कृषि रिपोर्ट आई है, उसको भी आप ध्यान में रखना, ये 2019 के आंकड़े। दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती होती है। अरे वो 2019 का भी पूछ सकते, इसलिए दे रही हूँ। पश्चिम राजस्थान में 17.5 हेक्टेयर सुविधा की विकास होता है, और सिर्फ 35% जो फसली क्षेत्र है उसमें सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है, और 33% जो सिंचाई है वो तालाबों वगैरह से होती है। अब पशुपालन है, तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान दूसरा स्थान है, ठीक है, और 11.27% पशुधन इसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो पशुपालन है उसमें बहुत ज़्यादा हमारा हाथ है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊँट, भेड़, घोड़े, ये सारा हमारा पालतू पशु है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार जो ऊँट और गधे हैं उसमें चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ बकरियों में संख्या में भी कमी हुई है, लेकिन ऊँट गधे ज़्यादा, और गाय और भैंस जो है उसमें मामूली वृद्धि, और मुर्गी पालन में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी से वृद्धि हुई है, यानी कि पोल्ट्री फार्म। नेक्स्ट है पशुपालन। तो पशुपालन से हमें घी, मक्खन, छाछ, दही, ये वैसे आपको पता होगा, तो ये सब कुछ हम राजस्थान में भी ले रहे हैं। अब पशुपालन में समस्या ये है कि घटिया नस्ल की होती है, या उनका पौष्टिक आहार नहीं होता, पर्याप्त भूमि नहीं होती, व्यवसायिक दृष्टिकोण में कमी, तो पशुधन कम हो जाता है। अब खनन, राजस्थान में टोटल कितने प्रकार के खनिज निकलते हैं? तो 67 तरीके के, जिसमें मेन कौन सा है? रॉक फॉस्फोरस। उसके बाद सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन, चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, ये सारे भी इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट में आती है इसकी शब्दावली आजीविका। रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किया जाता है। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा हो जाती है। निर्यात, बेचना। रबी की फसल इसमें से कौन सी है? ये होमवर्क है आपको। तो बस ये जो आपका रिवीजन वाला वर्क है ये आपके करने का है। रबी की फसल की प्रमुख कौन सी फसल है? मक्का, बाजरा, कपास, गेहूँ। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? इनमें से गेहूँ, बाजरा, चावल, मक्का। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, खरीफ की फसल 20वीं पशुगणना के आधार पर कब हुई थी, है ना। ये मैं MCQs आ सकते हैं यहाँ, तो ये अति लघु वगैरह ही है। तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये बात कि अगर आप अब तक इस वीडियो में हैं, स्टे ब्लेस्ड। बस यस, सो हियर इट इज़, चैप्टर नंबर 9 है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो शिक्षा भी एक आधारभूत सेवा की तरह ही मानते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो चिकित्सा भी है, परिवहन भी है वैसे तो, लेकिन शिक्षा जो है वो विद्यालय कितने तरह की है? उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक, ठीक है। संस्कृत शिक्षा के लिए भी है, और बिल्कुल हायर के लिए विश्वविद्यालय और महाविश्वविद्यालय। मेडिकल संस्थान में शिक्षा का अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। कोई अधिनियम नहीं है, मतलब ऐसा नियम नहीं है जिसमें बच्चे शिक्षा ना प्राप्त करें। शाला दर्पण राजस्थान का एक पोर्टल है जहाँ पे निःशुल्क शिक्षा और सारे उसमें इवन दूत वितरण और पुरस्कार, छात्रवृत्ति, ये सब मिलता है। इंदिरा प्रदर्शनी योजना, गार्गी पुरस्कार और प्रोत्साहन, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। बात करते हैं साक्षरता की, तो 2011 में ये हमारी जनगणना हुई थी और इसी के आधार पर ये सारी वीडियो है। उसमें जो कुल साक्षरता है वो 66.11 है, पुरुष की 79.19 है और महिला की 52.12। बात करेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो 1000 की आबादी पर कौन सा जो शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र है वो स्वास्थ्य उपकेंद्र कहलाता है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका समय बचे, इसीलिए हम सिर्फ जो पढ़ा हुआ है वही यहाँ पे लिखा है वही पढ़ रहे हैं। सबके लिए स्वास्थ्य, इन्होंने एक संकल्पना उजागर की थी जिसमें 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, ठीक है। अब 108 जो है वो निःशुल्क आपातकालीन सेवा के लिए इन्होंने एक नंबर बनाया। जैसे किसी को कॉल करके अचानक बुलाना हो डॉक्टर वगैरह को, तो 108। अब राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में जो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इनका ये संकल्प था कि 33 जिलों में 30 सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है वो खोलने हैं। बात करेंगे स्वास्थ्य योजनाओं की, तो आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष मुख्यमंत्री की, ये सारी जो योजनाएं हैं ये आपको रीड करनी पड़ेंगी। राष्ट्रीय योजना, निःशुल्क दवा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना और क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन, एड्स आदि के लिए, कुष्ठ के लिए भी राजस्थान में ये कुछ आंदोलन चल रहे हैं कि इनको मिटाना है। संचार को सूचना या समझदार में भेजने की प्रक्रिया अपने डाक में यूज़ करते हैं, लेकिन डाक में यहाँ पे कुछ 2-3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है
सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे ये पारंपरिक साधन है, ठीक है। आजकल तो हम डिजिटल सेंड करते हैं सूचना, सामान्य डाक, रजिस्टर, स्पीड पोस्ट ये भेजते हैं। मनी ऑर्डर, सुकन्या समृद्धि योजना, यहाँ पे अपने बैंक वगैरह की तरह खाता भी खुलवा सकते हैं, पैसे डलवाते हैं और फिर वो पढ़ाई या शादी के लिए निकलवा सकते हैं। बात करेंगे बैंक की सुविधाओं की, तो इसमें एक ही बात इंपॉर्टेंट थी कि बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों का पालन करते हैं जितने भी बैंक है। बात करेंगे परिवहन की, तो तीनों के तीनों परिवहन यहाँ पे अवेलेबल हैं, सड़क, रेल, वायु। राजस्थान में तो सड़क परिवहन क्या है, ये राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ और इसकी जो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वो जोधपुर और बिल्कुल कम जो लंबाई है वो धौलपुर में। NH-15 जो है वो राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, 71B है। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे। बात करेंगे रेल परिवहन की, तो हमारे जो रेल परिवहन है उसमें 2 जोन है, उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे, और इसके मंडल कहते हैं 5, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष जो है वो उदयपुर के पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण शिक्षण केंद्र में स्थित है, आपको याद रखना होगा ये। वायु परिवहन की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर ये सारे वायु से जुड़े हुए हैं। सांगनेर का हवाई अड्डा जो कहाँ पे है, जयपुर में ही है, ठीक है। राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल अड्डा है, ये बाहर तक फ्लाइट्स जाती हैं। वैसे यहाँ पे 5 जो है वायुसेना के अधीन है, कौन कौन से अड्डे, बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी और रातानाडा, ठीक है। आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ याद रखनी पड़ेगी कि सबसे पहली जो रेलगाड़ी है वो जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली। तो कहाँ से कहाँ, 1876 में जयपुर रियासत आगरा फोर्ट से बांदीकुई। बौद्धिक बुद्धि से संबंधित व्यापक बड़ा प्राथमिक अपना, तो ये सारा तो आपको पता ही है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखेंगे कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। अगर आपने अब तक वीडियो को देखा है तो इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको आंसर करना है। राजस्थान की बुक में से ये क्वेश्चन है और ये एज इट इज़ कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे लघुतरात्मक MCQ रहते हैं हम कला से। तो दक्षिण राजस्थान में एक बहुत बड़ी आदिवासियों की जो संख्या है उसमें भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया और डामोर ये बहुत फेमस है, ठीक है। अब राज्य में वेशभूषा और खान पान तो चलता ही है, तो मातृभाषा आपको पता हो कि राजस्थानी है और जो भाषा है वो भी उसके भी 2 रूप हैं, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है। पूर्वी राजस्थान की जो भाषाएं हैं वो 4 हैं, ढूंढाड़ी, जयपुरी, ये एक ही है, हड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी, ठीक है। तो ये 4 बोलियाँ कहाँ की हैं, पूर्वी की, ढूंढाड़ी, हड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान की, इसमें भी 4 बोली हैं, कौन कौन सी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। ये सारे आपको नेम डिफरेंट याद रखने हैं। आगे चलते हैं हम, कुछ खान पान भी मिलता है, तो यहाँ पे ढोकला भी खाते हैं और कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे की खीर, मक्का की रोटी और कैर सांगरी, ठीक है। खीर नहीं, बाजरे की खीर चाहिए आपको, यहाँ पे अभी पिक्चर मिलेगी, बाजरे की खीर इस तरह से दिखते हैं, कैर सांगरी और चूरमा। तो ये राजस्थान के कुछ खाने पीने की बहुत फेमस डिशेज़ हैं। वेशभूषा की बात करते हैं, महिलाएं घाघरा चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी डालती हैं। राजस्थानी पगड़ी जो है वो बहुत आकर्षक होती है। अब मनोरंजन के पारंपरिक साधन क्या है, ग्रामीण बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, घोड़ा दंडी, मारदंडी, लट्टू चक्कर ये सब कुछ कंचे खेलते हैं। यहाँ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि चौपड़ चौरस कपड़े की बिसात पर और चरभर जो है वो ये ज़मीन पर बनाते हैं। याद रखना, चौपड़ चौरस जो है वो कपड़े की बिसात पे, लेकिन चरभर ये छारी ये ज़मीन पे बनता है। सपेरे, कालमेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी ये भी खेलते हैं। अब लोक नाट्य शैली में क्या है, ख्याल, हेला, गवरी, तमाशा, तुर्रा, कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवाई। तो हेला, तुर्रा, रामधारी, दंगल, स्वांग, भवाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि बताओ ये क्या है, तो आपको पता हो कि ये लोक नाट्य शैलियाँ हैं। अब सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो बहुत सारे फेमस हैं। तो यहाँ पे गणगौर का त्योहार के बाद में बताया कि ये चैत्र शुक्ल तृतीया, ये आपको याद रखना है, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाते हैं। गण और गौर से एक्चुअल में मतलब क्या होता है, शिव और पार्वती, ठीक है। तो गणगौर के अवसर पे क्या करते हैं, ये या तो 3 दिन चलता होता है और कहीं कहीं तो ये 4 दिन भी चलता है और बहुत धूमधाम से ये मनाया जाता है। पार्वती और शिव जी की पूजा इसमें बेसिकली की जाती है। नेक्स्ट है तीज का त्यौहार, श्रावण के महीने में पहली बात तो ये मनाया जाता है तीज का त्यौहार। और शुष्क राजस्थान यानी कि पश्चिमी जो एरिया है, जब वहाँ पे काली घटाएं आ जाती हैं तो यहाँ पे ये उत्सव जैसे मनाते हैं। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया, याद रखना, श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज और पेड़ों से झूलती हैं ये महिलाएं। और भादों की जो कृष्ण पक्ष की तीज है वहाँ पे कजली तीज या सातुड़ी तीज कहते हैं। 2-3 तरह के तीज हैं यहाँ पे।
याद रखने हैं। मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण यही तीज वगैरह ही होता है। तो शीतलाष्टमी, होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, याद रखना चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी जी का पूजन किया जाता है, ठीक है। और इसमें बासोड़ा यानी कि एक दिन पहले जो खाना बना लेते हैं। जयपुर के पास चाकसू की शील डोंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर में शीतला माता जी के मंदिर हैं। अब उसके बाद है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं। इसमें होता है कि आप कोई भी शादी वगैरह कोई भी मुहूर्त अच्छा होता है, इसमें देखना नहीं पड़ता। गेहूँ बाजरा तिल जौ की पूजा करते हैं और गेहूँ और बाजरे की खींच भी बनाते हैं। तो किस पे? अक्षय तृतीया या आखा तीज पे। अब उसके बाद है राजस्थान के मेले। तो सबसे पहला मेला ये आपने सुना होगा, पुष्कर का मेला है। कहाँ पे? ये अजमेर में है। कार्तिक पूर्णिमा पे यहाँ पे भव्य मेला लगता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा पर। और पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का इकलौता एक मंदिर है और यहाँ पे एक झील भी है जो इसके आकर्षण का केंद्र है। पुष्कर की कौन सी झील फेमस है? राइट इन कॉमन सेक्शंस। कैला देवी का मेला। तो सवाई माधोपुर में कैला देवी की मंदिर है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है, जैसे लक्खी मेला भी कहते हैं। कैला देवी के मेला को लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक ये चलता है। तो अब महावीर जी का मेला क्या है कि सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी के मंदिर स्थित है। चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीय तक ये मेला लगता है। और 24वें जैन तीर्थकार जो थे महावीर स्वामी, उनके लाल रंग की भव्य प्रतिमा भी यहाँ पे उपस्थित है। नेक्स्ट है कोटा दशहरा मेला। तो ये दुर्जनशाल सिंह के शासनकाल 1729 से 56 में दशहरा मनाते थे। और उम्मेद सिंह द्वितीय जो थे महाराव, उनका शासनकाल 1889 से 1940 तक ये अत्यधिक आकर्षक बनाने का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया, ठीक है। ये याद रखने आपको ईयर्स। हरियाली अमावस्या का मेला। तो उदयपुर में ये लगता है और इसकी शुरुआत फतेह सिंह जी ने की थी, 1899 में हुई थी। हरियाली अमावस्या को ये लगता है मेला और इसे सावन की शुरुआत के तौर पे मानते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में ये मेला लगता है और उससे मिलने वाली खुशियों का संचार करते हैं ये, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। तो उर्स भी मेला ही होता है एक तरह का। तो ये कह रहे हैं कि ईरान से भारत आए थे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको गरीब नवाज कहते हैं, तो उनकी दरगाह जो है वो अजमेर में है। अब ये अजमेर में इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख को ये मनाते हैं, ठीक है। बनेश्वर मेला। तो आदिवासी समाज का ये सबसे बड़ा मेला है। डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम पर ये जो मेला लगता है और दिव्यंगत की अस्थियाँ वगैरह भी प्रवाहित करते हैं लोग यहाँ पे। उसके बाद है करणी माता का मेला। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता का ये मेला है, बहुत फेमस है। और ये अधिष्ठात्री ये जो देवी हैं, उनकी काले और सफ़ेद चूहे यहाँ पे बहुत मात्रा में दिखते हैं। खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में लगता है, ठीक है। और यहाँ पे फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक ही मेला लगता है, ठीक है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी कहाँ पे? सीकर में। नेक्स्ट है बाबा रामदेव जी का मेला। तो ये जैसलमेर के पोखरण जिले में रुनीचा नामक स्थान पर रखता है। कहाँ? पोखरण में रुनीचा नामक स्थान, जैसलमेर। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय से एकादशी, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय से एकादशी में रामदेव जी का मेला लगता है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस मेला माना जाता है। नेक्स्ट है गलियाकोट का उर्स। तो ये डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा तहसील है, गलियाकोट कस्बा है और उसमें फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार है। डूंगरपुर जिला, सागवाड़ा तहसील और गलियाकोट कस्बा, फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार फ़खरी के नाम से जानते हैं। दाऊदी बोहरा समाज की यहाँ पे आस्था बहुत ज़्यादा है। कुछ अन्य मेले, सीकर का जीन माता, अलवर का भृतहरि, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी का मेला। उसके बाद है यहाँ पे पर्वतसर में भी मेला है। तो पर्वतसर में ये तेजा जी का मेला फेमस है। बाड़मेर में गोगा जी का मेला, ठीक है। ये सारे मेले आपको जगह याद रखनी है, जैसे सीकर में जीन माता, अलवर में, है ना। तो ये सारी जगह आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे लोक देवता की। तो सबसे पहले गोगा जी ये 5 पीरों में एक माने जाते हैं। 5 पीर कौन कौन से? रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। गोगा जी क्या थे? जो खान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। इनका जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। तो गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी में, ठीक है। और यहाँ पे ये गोगा मेड़ी नाम के स्थान है हनुमानगढ़ में और यहाँ पे ये महीने तक चलता है। नेक्स्ट है तेजा जी। ये गोधन की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण दे दिए थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गोधन की रक्षा के लिए या इन्होंने किसके लिए रक्षा में प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट है पाबू जी। तो पाबू जी राठौड़ के ऊँट के देवता माने जाते हैं और उनका फट चित्रण में इनका चित्रण दिखाया गया। उसके बाद है रामदेव जी का मेला। तो ये अवतारी पुरुष माने जाते थे। मुस्लिम समाज भी इनको रामसा पीर के नाम से जानता है और भाद्रपद माह में इनका मेला भी आयोजित किया जाता है। इनके अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण जी, हरबू जी, ये सारे लोक देवता हैं।
उसके बाद है मीराबाई। तो ये मेड़ती राठौड़ वंश के कुड़की ग्राम के में इनका जन्म हुआ और यहाँ पे कुमार भोजराज जो थे सिसोदिया वंश के, उनसे इनका विवाह हुआ और ये बचपन से ही कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गई थी। ठीक है, कौन? मीराबाई की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे दादू जी। तो दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर मतलब इनको कोई पता नहीं है लोगों को। 1585 में ये फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की थी और 1603 में ये आमेर के पास नारायणा में इनकी मृत्यु हुई। जाम्बो जी क्या है? ये विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। 1508 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपलसर नागौर गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके उपदेशों पर चलते हुए कि ये जो विश्नोई समाज है वो पर्यावरण की बहुत रक्षा करता है। ठीक है, जीव हत्या नहीं करते। जसनाथ जी, तो ये जसनाथ जी कतरिया सर बीकानेर में इनका जन्म हुआ। गोरखनाथ से ये भी प्रभावित थे। श्रद्धानाथ जी, ये शिखावटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने समय शिक्षित होते हुए जनतन तक पहुंचाई थी शिक्षा। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग किया और तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं। उसके बाद है हस्तकला। तो काष्ठ कला जो है वो बहुत फेमस है राजस्थान के और इस कला का प्रधान केंद्र जो है वो बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवाण रंगाई छप्पे यहाँ पे होते हैं। कठपुतली जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्ति और शेखावटी बीकानेर फर्नीचर के लिए फेमस है। उसके बाद है टेराकोटा। तो मिट्टी से यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और टेराकोटा के नाम से जानी जाती हैं। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम के लिए बहुत फेमस है और अलवर और बाड़मेर में भी टेराकोटा की जो वस्तुएं हैं वो निर्मित की जाती हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ब्लू पॉटरी की बात कर लेते हैं। तो ये चीनी मिट्टी से सफ़ेद बर्तनों का या नीले रंग के अंकन करते हैं उस पर और इसको सुनहरी पॉटरी आदि भी यहाँ पे फेमस है। लाख का काम कहाँ करते हैं? तो लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर और चौक बिरोजा वगैरह मिलाकर आटा गूंथते हैं और ये कहाँ फेमस है लाख के बर्तन? ये जयपुर जोधपुर, यहाँ पे आभूषण बनते हैं लाख के और ये बहुत फेमस बनते हैं। अब आभूषण है तो जयपुर जोधपुर बीकानेर उदयपुर ये बहुत जड़ाऊ गहनों के लिए कुख्यात है। ठीक है, इसमें पत्थर वगैरह जड़ के काम करते हैं। कांच और बारीक नक्काशी को थेवा कला कहते हैं और जिसके लिए प्रतापगढ़ बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रतापगढ़ की जो जनजाति है उसमें पीतल और चांदी के आभूषण के लिए ये बहुत फेमस है। कपड़े की छपाई ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बगरू, सांगनेर, अकोला, बाड़मेर, कालड़, डेरा, पाली और बस्सी ये सारे फेमस हैं। गोबर, तिल का तेल और बकरी की मींग और ये सब मिला के ये गोल बनाते हैं और उससे जो पूरी रात इसको कपड़े पर डालने के बाद हरड़ के घोल में इसको डुबा देते हैं और ब्लॉक से उस पर छपाई करते हैं। आजकल सिंथेटिक रंग भी यूज़ होते हैं। उसके बाद है कशीदाकारी या गोटाकारी। तो कपड़ों को तरह तरह से काट कर उसको फिर दूसरे कपड़े पे चिपकाना, वैसे पेच वर्क होता है और गोटे के किनारे आरी तारी का काम भी ये राजस्थान में किया जाता है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि यहाँ पे इसी वजह से राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहते हैं। क्षेत्र क्या होता है? अंचल, लोक देवता जो क्षेत्र में पूजते हैं, नक्काशी जो पत्थर पे करते हैं। उसके बाद है कुछ क्वेश्चंस जो अभी अगर आपने स्टेट ऑफ माइंड में रह के देखे हैं तो आपके सामने क्वेश्चन है। पॉज करिए आप वीडियो को और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और बताइए कि जो आपने वीडियो देखी उसमें सारे क्वेश्चन थे या नहीं। ठीक है, अगर यही आप बुक पढ़ते तो आपको टाइम ज़्यादा लगता। अब ये सारे क्वेश्चन चाहे अति लघु, उत्तरात्मक, चाहे लघु, ये MCQ फॉर्म में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद पेज में जो बुक ख़त्म होती है तो यहाँ पे कुछ लाभकारी योजनाएं दी हुई हैं। ये आप इसको रोक लीजिएगा और इसको देखिएगा कि कैसे इन्होंने छात्रवृत्तियाँ बनाई हैं। अनुसूचित जाति, मैट्रिक, जनजाति और इसमें माता पिता अगर संरक्षण नहीं है तो 6 से 8 75 रुपये छात्र को और 125 छात्रा को देते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में मैट्रिक छात्रवृत्ति देते हैं अगर पापा हैं लेकिन 2.5 लाख से उनकी कम है आय। तो 6 से 10th क्लास में ये 100 रुपये और बालिकाओं को ये देते हैं और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो 500 रुपये का अनुदान है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी ऐसे सेम ही और ये प्रति माह जो कक्षा 9-10 में रहते हैं उनके लिए 60 रुपये और 120 रुपये देने का अनुदान है। कई जो दूर दराजों से आए हैं 1st से 10th क्लास के लिए तो ये अल्पसंख्यक और प्री कारगिल ये सारी इन्होंने यहाँ पे योजनाएं दे रखी हैं। इवन जो कारगिल योजना है वो तो 1st से 12th तक है और 180 रुपये प्रति माह देते हैं। उसके बाद इन्होंने हाथ धोने के कुछ आसान चरण, लेकिन कितने चरण बताए हैं? 5। तो पाँचों के पाँचों चरण आपको आने चाहिए। तो ये था लास्ट अपना पेज और इस तरह हमने चैप्टर 10 के 10 फिनिश कर लिए 1st से 6th। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सारे के सारे चैप्टर फिनिश करते हैं और अगर आप उनमें से एक हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि अगर हम स्क्रॉल करते रहते हैं और इधर उधर वीडियो देख रहे हैं लेकिन जो काम की चीज़ है उसको ना देख के हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो उसका भी कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर आपने 10 के 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं। राजस्थान परिचय से शुरू होकर
आज़ादी और फिर उसमें जल संसाधन और उसके बाद आधारभूत सेवाएं, लोक संस्कृति और कला। थैंक यू सो मच, आपने ये पूरी सीरीज़ बनाने में बहुत हेल्प की, क्योंकि अगर ये आप देखते ना तो शायद मैं वीडियो बनाती भी ना। आपके सपोर्ट की वजह से ये इस लायक हुआ कि एग्ज़ामजे चैनल ने आपके सामने ये पेश किया। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने जो पढ़ाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इस चैनल को और ज़्यादा सेंड करेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी फेमस चैनल हैं उनको टीआरपी वगैरह मिल जाती है। मुझे व्यूज़ वगैरह नहीं, मुझे तो ये है कि कितने भी बच्चे पढ़ें, एटलीस्ट उनका टाइम ना वेस्ट हो। क्योंकि जब मैं खुद पढ़ती थी, मैंने रीट में जब भी स्कोर किया, सीटेट मैंने पास किया, हालांकि मैंने कोचिंग नहीं ली, लेकिन मेरे को लगता था शायद ये जो यूट्यूब है वो मुझे कुछ सिखा देगा। पर हुआ कि यहाँ पे टाइम वेस्ट वाले ज़्यादा काम हुए हैं। लाइव अगर आप किसी का देखेंगे तो उसमें बच्चों के कमेंट का ही आंसर दे रहे हैं, बच्चों के कमेंट का ही नाम लिए जा रहे हैं। उनको सिर्फ अपने चैनल को बढ़ाना है। अब मैं चाहती हूँ कि अगर आपने यहाँ तक इस चैनल को देखा है तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको सेंड करिए। मे यू गेट योर जॉब, क्योंकि आप मेहनती हैं। थैंक यू सो मच।